आज के संडे सीरीज के सेशन में हम सभी पार्टिसिपेंट्स का स्वागत करते हैं। आज के हमारा सेशन बैंक की तैयारी से संबंधित है और अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की जो तैयारी है उससे भी संबंधित है। आज हमारे साथ करियर पावर कोचिंग से गौरव सर और गोपाल सर साथ में हैं, जो आपको बैंक से रिलेटेड हर संभव आपका जो डाउट है वो क्लियर करेंगे और जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग चाहिए और तैयारी के लिए जो बेसिक चीजें चाहिए उस पे ये ओपन हाउस डिस्कशन है। तो सभी पार्टिसिपेंट से रिक्वेस्ट है कि इसको ध्यानपूर्वक सुनेंगे और आप निसंकोच होकर कोई भी क्वेश्चन सर लोगों से पूछ सकते हैं। और सर लोगों से भी रिक्वेस्ट है, सर हम आप लोगों का स्वागत करते हैं, आपने अपना समय निकाल करके हमारे बच्चों को सर अपना समय दे रहे हैं। और अधिक समय ना लेते हुए सर हम मीटिंग स्टार्ट करने के लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगी राहुल से कि आप कंटिन्यू करें। जी मैम, जैसा कि मैम ने आप सभी को बताया कि जो भी बैंकिंग के एग्जाम्स हैं जैसे कि पीओ और क्लर्क, उस संबंध में आज आपको एक ओरिएंटेशन क्लास है जिस संबंध में हमारे बीच गौरव सर और गोपाल सर है। सबसे पहले मैं इन दोनों से आपको इंट्रोड्यूस करा देता हूँ। गौरव सर हैं, इनको 10 से अधिक वर्षों का अनुभव है। साथ ही साथ ये बहुत सारे एग्जामों में क्वालिफाई कर चुके हैं और इनके लगभग जो पढ़ाए हुए 2000 से ज्यादा बच्चे बैंकिंग एग्जाम्स में सिलेक्ट हो चुके हैं। और सर ने सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट का इंटरव्यू भी दिया है। साथ ही साथ गोपाल सर जो हमारे बीच उपस्थित हैं, इनको भी 8 से अधिक वर्षों का अनुभव है और इनके पढ़ाए हुए 1200 से ज्यादा बच्चे आज बैंकिंग या अदर एग्जाम्स में सिलेक्ट हो चुके हैं। साथ ही साथ गोपाल सर ने यूपीएससी का इंटरव्यू 2018 में फेस किया है। तो सर ओवर टू यू। आज आप सर बच्चों को प्लीज बताइए कि कैसे इस बैंकिंग एग्जाम की स्ट्रेटेजी हो सकती है, क्या उन्हें बेसिक चीजों का ध्यान रखना है और बेसिकली एक ओरिएंटेशन सवाल देने की। जैसे कि आप सभी का स्वागत है। मैं गोपाल श्रीवास्तव। आज बैंकिंग से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स बच्चे फेस करते हैं या बच्चों को जो एक तरीके से मैं कहूँ कि जो इश्यूज फेस करने पड़ते हैं जिसकी वजह से सिलेक्शन के बीच में और एक जो लाइन रह जाती है, जो हमेशा कहने सुनने को मिलता है हमेशा कि यार एक सिलेक्शन जो हमारा था वो 1 नंबर से रह गया, 2 नंबर से रह गया। तो एक्चुअली कभी ऐसा होता ही नहीं है कि वो 1 नंबर की और जो 2 नंबर की जो लाइन होती है ना एक सिलेक्शन के बीच में, और एक आपको 2 फेज हो, एक सिलेक्टेड और एक अनसिलेक्टेड। तो अनसिलेक्टेड के जो एक फेज रह जाता है ना, वो कहाँ जाके एक डलनेस क्रिएट होती है, वो आज हम लोग इस मीटिंग में डिस्कस करने जा रहे हैं। सो यहाँ पे सबसे पहले तो ये कि बच्चा जब प्रिपरेशन स्टार्ट करता है तो वो एक 10 जगह जाके गाइडेंस लेता है। दिस इज द वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम जो उसके सिलेक्शन में जाके सबसे पहले प्रॉब्लम क्रिएट करता है। सबसे पहले आपको एक अपना माइंडसेट बिल्कुल क्लियर करना है कि हम करना क्या चाह रहे हैं। बैंकिंग में भी डिफरेंट सेक्टर्स हैं, डिफरेंट एग्जाम्स हैं। सबसे पहले आप अपना माइंडसेट क्लियर करिए कि आप किस एग्जाम की तरफ जा रहे हैं। आपका जो भी एग्जाम आपने सिलेक्ट किया है, आप अपना एक एग्जाम पर फोकस करिए सबसे पहले। लाइक बैंकिंग में जैसे आईबीपीएस आरआरबी हो गया, आईबीपीएस पीओ हो गया, एसबीआई पीओ हो गया, आईबीपीएस एसओ हो गया। हम कोई सा भी अगर एक एग्जाम लेने जा रहे हैं या जिस तरफ हमारा एक टारगेट हमने बनाया है, तो उस एग्जाम में हमारा फोकस कंप्लीटली ये होना चाहिए कि हम फिर उसी एग्जाम की तरफ तैयारी करें। क्योंकि होता क्या है कि हम तैयारी करने गए, हमने साल भर में 4 एग्जाम होने जा रहे हैं। हम क्या करते हैं, जैसे ही 4 एग्जाम हमने कैलेंडर देखा, हम उसको डिवाइड कर लेते हैं। हमारा जो सबसे क्लोजेस्ट एग्जाम होता है हम उस तरफ चले जाते हैं, और यही हमारी सबसे बड़ी गलती है। हम सिलेबस की तरफ फोकस कर ही नहीं पाते कि हम अपना सिलेबस एक बार कंप्लीट करें। हम ये कभी कोशिश कर ही नहीं पाते कि हम ओरिएंटेड होके एक एग्जाम की तरफ कंटिन्यूअसली फोकस करें। जब तक हमें ये क्लियरिटी नहीं कि हम एक एग्जाम का फोकस किस तरीके से करें, जब तक हमें ये क्लियर नहीं होगा कि हमारा जो सिलेबस है उसको जब तक हम 100% कंप्लीट नहीं कर लेंगे, तब तक हमारा सिलेक्शन नहीं होगा। आज हम जो डिस्कस करेंगे वो ये करेंगे कि आपको किस तरीके से उस सिलेबस को सबसे पहले वाइफरकेट करना है। आपको ये नहीं है डायरेक्टली उठाया सिलेबस देखा कि आपने पूरा का पूरा कंप्लीट कर लिया, नहीं। आपको पहले उसको बाइफरकेट करना है। एग्जाम सबसे पहले जरूरी होता है आपको सिलेबस कंप्लीट करना। और दूसरी बात, सिलेबस के रिगार्डिंग एक इश्यू जो क्रिएट होता है, बच्चा जो सबसे बड़ी गलती करता है वो ये करता है, गूगल पे डिफरेंट वेबसाइट्स अवेलेबल है, कहीं से भी सिलेबस उठा दे। ये गलती सबसे बड़ी गलती है। आपको जो बेसिक ओरिएंटेशन होना चाहिए, सबसे पहले ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन में जो सिलेबस दिया हुआ है वहां से आपको सिलेबस उठाना चाहिए, और वो सिलेबस कंप्लीट करने के बाद में उस सिलेबस को बाइफरकेट करिए। आप सबसे पहले आप जिस भी एग्जाम की तरफ जा रहे हैं उस सिलेबस को बाइफरकेट करिए। आप टारगेट बनाया तो अपने टारगेट्स एकदम से ऐसे ना बनाए कि नहीं डायरेक्टली सिलेबस उठाया हमने, इतने दिन में इतना करेंगे, नहीं। आप 1 स्टेप एट अ टाइम चलिए। आप लाइक मैथ्स उठा रहे हैं तो मैथ्स की आप उसको बाइफरकेट करिए, आप टॉपिक्स में उसको तोड़िए। जितना ज्यादा उसको ब्रेक करेंगे उतना अच्छे से आप तोड़ पाएंगे। आपको प्रैक्टिसेस करनी है तो प्रैक्टिसेस भी आप ऐसे नहीं डायरेक्टली उठा के जो टॉपिक हमें थोड़ा बहुत आता है उसके स्टार्टिंग कर ली, नहीं। आप ये तो भूल ही जाइए, जब भी प्रिपरेशन करने जा रहे हैं आप अपने आप को उस मोड पे रखिए कि हम सबसे पहले तो 0 से स्टार्ट कर रहे हैं।
दूसरी बात, शॉर्ट टर्म टारगेट कोई भी मत रखिए। आप जैसे ही कोई भी शॉर्ट टर्म टारगेट रखते हैं, वहीं पे आप सबसे बड़ी गलती कर जाते हैं। लाइक अभी जैसे मान के चलिए नवंबर स्टार्ट होने वाला है, और मान के चलिए दिसंबर में कोई एग्जाम है या जनवरी में कोई एग्जाम है, तो आप क्या करते हैं, जो फर्स्ट टाइम स्टार्टिंग करने वाले होते हैं, वो उस वही सबसे बड़ी गलती कर जाते हैं। वो 3 महीने में पूरे सिलेबस को कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं, और यही वो सबसे बड़ी गलती कर जाते हैं। बिना डायरेक्शन के आप कहीं किसी भी आप कितना भी तेज दौड़िए, कितना भी तेज दौड़िए, बट अगर आपके पास एक प्रॉपर डायरेक्शन नहीं है, तो डेफिनेटली आप कभी भी अपने जो आपकी मंजिल है उस पर आप नहीं पहुंच सकते। आपको एक डायरेक्शन और पूरा गाइडेंस आपको जरूरी होगा ही होगा। आगे की बात गौरव सर से डिस्कस करते हैं, मैं कंटिन्यू करूंगा यहाँ से। गुड मॉर्निंग एवरीवन। जितने भी बच्चे बैंकिंग एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, मैं उनको ये बताना चाह रहा हूँ कि सबसे पहले तो आप इन्फॉर्मेशन आपके पास करेक्ट होना चाहिए कि भाई किस तरीके का आपका एग्जाम आता है। तो मैं एक एक करके आपको चीजें बता देता हूँ। तो सबसे पहले तो कितने तरीके के एग्जाम होते हैं आप उसको समझ लीजिए। तो 2 तरह के आपके बैंक एग्जाम है, एक तो आपका गवर्नमेंट बैंक होता है और दूसरा है आपका प्राइवेट सेक्टर बैंक। तो अगर आप प्राइवेट सेक्टर बैंक में जाना चाह रहे हैं तो उसके लिए बहुत ज्यादा आपको मेहनत नहीं करना है। उसमें सिंपल आप अपनी ग्रेजुएशन के बाद जो भी आपके बैंक हैं उनमें आप इंटरव्यू फेस कर सकते हैं, और अगर आपका सिलेक्शन होता है तो आपकी जॉब लग जाएगी। लेकिन अगर आप गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको एग्जाम्स देने होंगे, और एग्जाम्स आपकी 3 फेज में होते हैं, जिसमें फर्स्ट होता है आपका प्रीलिम्स, सेकंड आपका मेंस एग्जाम होता है, और फिर कुछ एग्जाम्स हैं ऐसे जिनमें इंटरव्यू भी होता है। और मतलब जो पीयू के एग्जाम है हमारे बैंकिंग में, उसमें आपका इंटरव्यू होता है, और जितने भी क्लैरिकल लेवल के एग्जाम है उसमें प्री और मेंस भी आपकी मेरिट बन जाती है और आपका सिलेक्शन हो जाता है। तो अगर मैं बैंक एग्जाम की बात करूं तो आपके पास कौन कौन से ऑप्शन है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। सबसे पहले है आपका एसबीआई बैंक, जिसमें पीओ और क्लर्क दोनों के लिए एग्जाम होते हैं, और साथ साथ एसओ का भी एग्जाम होता है। इसके बाद आईबीपीएस भी आपके लिए पीओ और क्लर्क दोनों के लिए एग्जाम कंडक्ट करवाता है। इसके बाद है आरआरबी, यानी कि ग्रामीण बैंक जो है हमारे, उसमें भी क्लर्क और पीओ दोनों के लिए वैकेंसीज आती हैं। इसके बाद कुछ इंश्योरेंस एग्जाम है, जैसे कि एलआईसी है, एनआईसीएल है ना। ये भी, इनका भी जो एग्जाम पैटर्न है वो पूरा बैंकिंग पैटर्न है। मतलब अगर आप बैंक एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको कुछ अलग से नहीं पढ़ना है किसी भी, मतलब अगर आप बैंक एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो 99% एग्जाम ऐसे हैं जिनका सिलेबस बिल्कुल एक जैसा है। सिर्फ आरबीआई ग्रेड बी एक ऐसा एग्जाम है जिसमें थोड़ा सा चेंज आ जाता है, सिलेबस में चेंज नहीं आता है, बस थोड़ा सा पैटर्न में बदलाव हो जाता है। देखिए बेटा, आप सभी को स्क्रीन पे एक पीपीटी दिख रही होगी जिसमें एग्जाम, बैंक में जितने भी एग्जाम होते हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन दी हुई है। तो अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट बैंक एग्जाम की तैयारी कर रहा है तो उनके पास कुल मिला के इतने ऑप्शन है, जैसे कि एसबीआई पीयू है, एसबीआई क्लर्क है, आईबीपीएस एसओ है, आईबीपीएस आरआरबी है, आरबीआई ऑफिस असिस्टेंट है, एलआईसी एओ है, एसबीआई पीओ है, आईबीपीएस पीओ है, आईबीपीएस क्लर्क है, और आरबीआई ऑफिसर ग्रेड भी है। साथ साथ नाबार्ड और यूआईसीबी के लिए भी आप तैयारी कर सकते हैं। सबका सिलेबस लगभग सेम है। तो एक एक करके मैं आपको एग्जाम का सिलेबस और एग्जाम का पैटर्न बताना स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले प्रीलिम्स के एग्जाम पैटर्न को समझ लीजिए। आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, है ना, चाहे आप एसबीआई या फिर आप आईबीपीएस या आरआरबी या आप किसी भी अदर बैंक एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो प्रीलिम्स का जो पैटर्न है वो लगभग सेम होता है। तो इसमें आपके 3 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं। पहला है आपका इंग्लिश, जिसके आपको 30 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, और जो मार्क्स होंगे वो भी आपके 30 मार्क्स होंगे। सेकंड है आपका रीजनिंग, जिसमें 35 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और इसके लिए भी आपको 35 मार्क्स ही मिलने वाले हैं। और तीसरा सब्जेक्ट है आपका क्वांट या न्यूमेरिकल, इसके भी 35 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि 35 मार्क्स के होते हैं। और हर सेशन के लिए आपको 20 मिनट का समय दिया जाता है। तो टोटल 100 क्वेश्चन होते हैं जिसको आपको 60 मिनट में कंप्लीट करना होता है। प्रीलिम्स एग्जाम जो होता है आपका बैंकिंग एग्जाम में, वो सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होता है। इसके मार्क्स जो है वो आपके मेंस एग्जाम में या मेरिट, फाइनल मेरिट में काउंट नहीं किए जाते हैं। फाइनल मेरिट जो आपकी बनेगी वो आपकी मेंस एग्जाम के स्कोर से बनती है। तो प्रीलिम्स के लिए आप चाहें तो आपको सिर्फ 3 ही सब्जेक्ट प्रिपेयर करने हैं, इंग्लिश, रीजनिंग और आपका न्यूमेरिकल एबिलिटी, जिसमें टोटल 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और इसके लिए आपको 60 का समय मिलने वाला है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, जो कि हमारी मेंस एग्जाम की है। जब आप प्रीलिम्स क्वालिफाई करेंगे तो उसके बाद आपका मेंस का एग्जाम होगा। तो मेंस में लगभग हर बैंक एग्जाम में 4 ही सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, जिसमें फर्स्ट है आपका इंग्लिश, सेकंड आपका मैथ्स है, तीसरा आपका रीजनिंग है, और रीजनिंग के साथ में कंप्यूटर एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। बट पिछले 3-4 साल के अगर हम एग्जाम की बात करें तो कंप्यूटर सिर्फ आपको लिखा हुआ मिलेगा, मतलब उसके क्वेश्चंस ना के बराबर। कभी कभार अगर 2-3 क्वेश्चन आपसे पूछ लिए गए तो रीजनिंग के सब्जेक्ट में पूछे जाते हैं। वैसे 50 के 50 क्वेश्चन जो है वो आपको रीजनिंग के ही आपसे पूछे जाएंगे। फोर्थ सब्जेक्ट जो है हमारा वो है जनरल एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस। अगर हम मार्क्स की बात करें या क्वेश्चंस की बात करें तो इंग्लिश के सब्जेक्ट से आपसे 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे,
और जो कि 40 मार्क्स के होंगे, जिसके लिए आपको 35 मिनट का समय मिलेगा। सेकंड सब्जेक्ट है हमारा क्वांट का, जिसमें टोटल 50 क्वेश्चंस आते हैं और ये 50 मार्क्स के होते हैं, और इसके लिए आपको जो टाइम मिलेगा ये आपको 45 मिनट का होने वाला है। थर्ड सब्जेक्ट जो है हमारा वो है रीजनिंग और कंप्यूटर एप्टीट्यूड, जिसके 50 क्वेश्चंस आते हैं और जो मार्क्स होते हैं ये होते हैं आपके टोटल 60 मार्क्स। इसके लिए भी आपको 45 मिनट का समय मिलेगा। और जो फोर्थ सब्जेक्ट होता है आपका, ये होता है आपका जीए का, जिसमें 50 क्वेश्चंस आते हैं और जो कि 50 मार्क्स के होते हैं, और इसके लिए आपको 35 मिनट का टाइम मिलता है। तो मेंस के एग्जाम में टोटल 190 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और टोटल मार्क्स जो होते हैं ये होते हैं आपके 200 मार्क्स के, जिसके लिए आपको 160 मिनट का समय मिलता है। अब अगर आप किसी भी क्लर्क के एग्जाम में जाएंगे, तो क्लर्क के एग्जाम में प्री और मेंस के बाद आपका जो स्कोर आएगा, मेरिट आएगी, उससे आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाता है। लेकिन अगर आप किसी भी पीओ के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो प्री और मेंस के बाद में आपको इंटरव्यू भी फेस करना पड़ेगा, और फाइनल सिलेक्शन जो होगा वो आपका इंटरव्यू के बाद ही होगा। चलिए, बैंक मेंस एग्जाम जो पैटर्न है पीओ का, उसके रिगार्डिंग हम डिस्कस करते हैं। साथ ही साथ सिलेबस को मैं यहाँ पे आपको बाइफरकेट करके ये भी बता दूंगा कि आपको किस टाइप के क्वेश्चंस आपको फेस करने पड़ेंगे। जो आप एग्जाम देने जा रहे हो तो आपको कौन कौन से ऐसे क्वेश्चंस रहेंगे जो आप इजीली जिनको अटेम्प्ट कर सकते हो, और ऐसे कौन से क्वेश्चंस रहेंगे जिन पे आपको अभी से तैयारी करने की जरूरत है। चलिए, सबसे पहले इसको देखिए, रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड। जैसे कि अभी गौरव सर ने लास्ट स्लाइड में बताया था कि कंप्यूटर के क्वेश्चंस रेयर ऑफ द रेयरेस्ट रहते हैं, बट हम उन्हें निगलेक्ट नहीं कर सकते। और दूसरी बात, वर्तमान का जो समय है उसमें एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होनी ही चाहिए कंप्यूटर। हम अगर कहें भारत डिजिटलाइजेशन की तरफ जा रहा है तो हमें एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होनी चाहिए। और बेसिक क्वेश्चन ही आता है, आप सोचोगे टफ क्वेश्चन आ जाए, कोई क्रिटिकल क्वेश्चन आ जाए, तो वो नहीं रहेगा। लाइक जैसे अब ये देखिए, रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड के 45 क्वेश्चन रहेंगे और मैक्सिमम मार्क्स इसके जो रहने वाले हैं वो 60। ड्यूरेशन भी आपको एक अच्छा खासा दे दिया है, 60 मिनट्स का। तो देखिए, रीजनिंग जब आप सोल्व करने जा रहे हैं ना, एक ऐसा टॉपिक है कि किसी भी एग्जाम में अगर कोई भी एस्पिरेंट है तो सबसे पहले उसके जो आंखों में खुशी आती है वो रीजनिंग को देखने के बाद है। आपको बाइफरकेट करना पड़ेगा रीजनिंग को। रीजनिंग एक ऐसा टॉपिक है या एक ऐसी कैटेगरी है या एक ऐसा पैटर्न है जो कि आपको फुल स्कोर दिलवा सकता है। आप पूरे के पूरे 60 मार्क्स अटेम्प्ट कर सकते हैं। लाइक जैसे मैं अभी राइट नाउ टीचिंग करता हूँ, तो मैं भी कभी कभी बच्चों को गाइड करता हूँ, तो बताता हूँ उनको कि रीजनिंग किस तरीके से एक सिलेक्शन की चाबी है। आपके सिलेक्शन के लिए जो चाबी रहेगी रीजनिंग है, वो कैसे रहेगी। देखिए, कुछ क्वेश्चंस बेसिक क्वेश्चंस होते हैं, आपने अगर एक नॉर्मल थिंकिंग भी डेवलप कर ली ना, डेफिनेटली आप सिलेक्शन के एक स्टेप और ज्यादा क्लोज हो जाओगे। सबसे पहले क्वेश्चन जो आपके रहते हैं, एक क्वेश्चन आप मान के चलिए कि आपको ब्लड रिलेशन का कोई क्वेश्चन आ गया। आपने अगर ब्लड रिलेशन, या मैं कहूँ आप किसी फैमिली में, ऐसी फैमिली में रहते हैं जहां संख्या थोड़ी ठीक ठाक है, आप ब्लड रिलेशन इजीली अटेम्प्ट कर पाओ। आपकी अगर अप टू 10 तक का मैथ्स क्लियर है तो जो नंबर बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं वो इजीली अटेम्प्ट हो पाएंगे। छोटी छोटी ट्रिक्स जब आप पढ़ रहे हैं, आपने वो छोटी छोटी ट्रिक्स, कभी कभी बहुत बारीक ट्रिक्स होती हैं, बहुत नाम मात्र की ट्रिक्स होती हैं, उनको भी अगर आपने अच्छे से गेस कर लिया, देन डेफिनेटली ये 45 जो आपके क्वेश्चंस हैं ये आपको 100% सिलेक्शन दिलवा सकते हैं, ये 100% स्कोर अवेलेबल करवा सकते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज की चलिए बात करते हैं, 35 क्वेश्चन इसके रहते हैं, 40 मैक्सिमम मार्क्स है, और टाइम भी अच्छा खासा दिया है 40। अब इसमें अगर मैं बात करूं तो देखिए, आपकी अगर पकड़ वॉकैब पे है, अगर आपने वॉकैब अपनी स्ट्रॉन्ग करके रखी है, तो डेफिनेटली ये भी आपको एक बड़ा एस्पेक्ट दे सकता है। देखिए, वॉकैब के इंग्लिश के मामले में बात करूं, जैसे एक्टिव पैसिव हो जाते हैं, डेफिनेटली लिमिटेड रूल्स है, तो ये है नहीं इसमें कि मोर देन 100 रूल्स हो या मोर देन 200 रूल्स हो तो इतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स है। एक्टिव पैसिव के कुछ गिने चुने रूल्स है, अगर आपने वो रूल्स अच्छे से क्लियर कंसेप्ट कर लिए, कहाँ क्या होना है, कहाँ क्या लगना है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है, तो डेफिनेटली आप ये भी अच्छे से क्लियर कर पाएंगे। अब मैं बात कर लेता हूँ इंग्लिश में और भी छोटी छोटी चीजें, जैसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट लिमिटेड रूल्स है, इजीली कर पाएंगे। आर्टिकल्स आपको क्लियर होने चाहिए, मतलब मैंने कहा ना स्टार्टिंग में, मैंने कहा था कि सिलेबस को तोड़िए सबसे पहले। एक बार में ये कोशिश मत करिए कि नहीं हम 2 महीने में पूरा इंग्लिश खत्म कर देंगे, नहीं, थोड़ा टाइम लीजिए, सब्र कीजिए, और बिल्कुल 1 स्टेप एट अ टाइम चलिए। जब आप, दूसरी बात, वॉकैब याद करने की आदत रेगुलर बनाइए, डेली बेसिस पे याद करना है आपको। आदत बनाइए कि रोज के दिन भर में हम तब तक नहीं सोएंगे जब तक दिन भर में 10 वोकैब याद नहीं कर लेंगे। 10 वोकैब इन द सेंस, 10 वोकैब के एंटोनिम्स याद होने चाहिए हमें 3 से 4, और 10 वोकैब के सिनोनिम याद होने चाहिए 3 से 4। आप कितना भी बिजी शेड्यूल, आप कितना भी मैथ्स प्रैक्टिस करो, बट ये 10 जो वोकैब आपकी है, अगर ये आप रेगुलरली कर पाते हैं, और आप जस्ट इमेजिन करिए ना, अभी नवंबर स्टार्ट होने जा रहा है, मार्च तक अगर आप कंटिन्यू कोई एग्जाम दे रहे हैं, अप टू 5 मंथ्स है मेरे हिसाब से, और 5 मंथ्स में आप लगभग 150 डेज है आपके पास, 153 डेज है आपके पास, तो 153 डेज में आप 1530 वोकैब याद कर सकते हैं। तो सोचिए ना कि आप किस तरीके से आप आगे बढ़ सकते हैं। डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन की अगर मैं बात करूं, बहुत सिंपल हो जाता है। ये सिर्फ और सिर्फ आपसे एक ही चीज मांगता है कि आप कितनी ज्यादा प्रैक्टिस कर रहे हैं।
जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा सॉल्यूशन आपको इसको मिलेगा। और आपको बता दूं, इन सब में सबसे ज्यादा अगर मजेदार टॉपिक कोई होता है तो वो डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन होता है, सबसे ज्यादा मजेदार। दूसरी बात कर लेते हैं, जनरल इकोनॉमी एंड बैंकिंग अवेयरनेस। 40 इसके क्वेश्चंस रहेंगे, 40 मैक्सिमम मार्क्स, 35 अगर आप रेगुलरली सोशल मीडिया पे अपडेटेड है, राइट, देश में क्या बड़ी घटनाएं हो रही हैं, बैंकिंग पॉलिसीज क्या चेंजेस हो रही हैं। राइट नाउ आप मान के चलिए जैसे आरबीआई हर तीसरे महीने में कोई ना कोई गाइडलाइंस जारी करता है, आपकी अगर उन पे नजर है तो डेफिनेटली बैंक अपने जो बैंकिंग सेक्टर है पूरा का पूरा वो आरबीआई रेगुलेट करता है, तो वहां से आरबीआई गाइडलाइंस देता है, आरबीआई ही मेजर चेंजेस लाता है और आरबीआई के बेसिस पे ही डिसाइड होता है कि हमारे देश की इकोनॉमी कैसे चलेगी और कैसे नहीं चलेगी। आरबीआई ने अगर कोई पॉलिसी बहुत ज्यादा लिबरल चलाती है तभी हमारा देश की गवर्नमेंट जो है वो अपनी पॉलिसीज अप्लाई कर पाती है ना। तो ये कुछ चीज है। जनरल इकोनॉमी अगर आपको क्लियर करना है, बैंकिंग अवेयरनेस अगर आपको क्लियर करनी है तो न्यूज़पेपर से अपडेटेड रहिए और कुछ जो बेसिक सिलेबस है उसको कंप्लीट करिए। 40 क्वेश्चन है, 40 मैक्सिमम मार्क्स है, 35 मिनट्स है, टाइम देखिए। बाकी सबको क्वेश्चंस कम नंबर, क्वेश्चन कम है लेकिन मैक्सिमम मार्क्स ज्यादा है, और ड्यूरेशन देखिए तो सबको लगभग लगभग क्वेश्चन के आसपास दिया है, लेकिन जनरल अवेयरनेस में सिर्फ और सिर्फ 40 क्वेश्चन है, 40 मैक्सिमम मार्क्स है और टाइम ड्यूरेशन बल्कि कम दिया है। रीजन मैंने आपको बताया यही कि अगर आप न्यूज़पेपर डेली बेसिस पे अपडेटेड रहते हैं तो डेफिनेटली ये वाला सेक्टर आप कर पाएंगे। तो टोटल इसका नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहते हैं वो 155 एंड मैक्सिमम मार्क्स जो इसके रहने वाले हैं वो 200, और ड्यूरेशन जो टोटल इसका रहता है वो 180 मिनट्स का रहता है। अब दूसरी बात कर लेते हैं, लेटर राइटिंग और ऐसे की बात कर लेते हैं। ये एक ऐसा सेक्टर है जो हमें बचपन से प्रिपेयर कराया जाता है। आई थिंक जब थर्ड और फोर्थ में आ जाते हैं तब से हमें एप्लीकेशन रटना सिखा देते हैं, तब से हमें लेटर राइटिंग सीख रहे होते हैं। ये मैंने कहा ना, इंग्लिश में अगर आपने अच्छा से फोकस कर लिया देन डेफिनेटली ये एक ऐसा सेक्टर है जो 25 आपके मार्क्स है ये 110% सिक्योर कर देगा। इसमें से आप 22 तो आप लेके ही आ जाओगे। और इसका ड्यूरेशन भी अच्छा खासा दिया हुआ है, जस्ट बिकॉज आपके खुद के थिंक टैंक से डेवलप करना है। ऐसा नहीं है कि कहीं से आप रट के आ रहे हो, आपको याद हो आप दे के आ जाओ, नहीं, आपका खुद का थिंक टैंक डेवलप होगा। और वो कैसे होगा, ऊपर के जो 4 सेक्टर है वो आपके अगर प्रिपेयर है तो आप खुद का एक थिंक टैंक डेवलप कर लेंगे और उस थिंक टैंक के बेसिस पर आप ये लास्ट वाला जो सेक्टर है जिसको हम 5th नंबर का इंग्लिश लैंग्वेज बोल रहे हैं वो आप इजीली क्रैक कर पाए। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। बेटा अब मैं सबसे पहले आपको थोड़ा सा सिलेबस और अच्छे से एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ कि हमने एक ओवरव्यू तो देख लिया है, लेकिन अब मैं आपको बहुत डिटेल में थोड़ा सिलेबस बता देता हूँ। तो मैं 3 सब्जेक्ट की इन्फॉर्मेशन आपको दूंगा और चौथा सब्जेक्ट जो है उसमें तो गोपाल सर एक्सपर्ट हैं तो जीए की इन्फॉर्मेशन भी आपको देंगे। तो अगर आप किसी भी बैंक एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो प्रीलिम्स में आप सभी जानते हैं कि 3 ही सब्जेक्ट आने वाले हैं, जिसमें पहला है मैथ्स, फिर रीजनिंग और तीसरा है हमारा इंग्लिश। तो सबसे पहले मैथ्स की स्ट्रेटेजी की बात कर ले रहे हैं, सिलेबस की बात कर लेते हैं। तो सबसे अच्छी बात बैंक एग्जाम में ये है कि सिलेबस जो है वो बहुत लिमिटेड है। मतलब अगर मैं प्रीलिम्स एग्जाम की बात करूं तो जो मैथ्स का सिलेबस है उसमें सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये 4 टॉपिक ऐसे हैं जो स्पीड मैथ्स का पार्ट है। मतलब हर बैंक एग्जाम में 5 मार्क्स के सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन फिक्स होते हैं और अप्रोक्सीमेशन के क्वेश्चन फिक्स होते हैं। या तो आपके एग्जाम में सिंप्लीफिकेशन पूछा जाएगा और या फिर आपका अप्रोक्सीमेशन पूछा जाएगा। तो फर्स्ट टॉपिक आप लिख लीजिए अगर आप नोट्स वगैरह बना रहे हैं। तो पहला टॉपिक है आपका सिंप्लीफिकेशन जो आपको सबसे पहले प्रिपेयर करना है, ठीक है। सेकंड टॉपिक है आपका अप्रोक्सीमेशन और थर्ड टॉपिक है आपका क्या, नंबर सीरीज, है ना। आपने नंबर सीरीज आपने पढ़ा होगा, तो नंबर सीरीज के भी 5 to 6 क्वेश्चन आपके एग्जाम में फिक्स होते हैं। उसके बाद जो फोर्थ टॉपिक आपके पॉइंट के सेशन में पूछा जाता है वो है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बीच टॉपिक है, इससे 5 क्वेश्चन फिक्स हैं जो प्रीलिम्स के एग्जाम्स में आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। और ये स्पीड मैथ्स वाला पार्ट है, तो टोटल 15 से 20 मार्क्स जो है ना ये आपका स्पीड मैथ्स कवर करता है। तो अगर आप बैंक एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको यही वाले टॉपिक्स प्रिपेयर करने हैं। कौन कौन से, सबसे पहले सिंप्लीफिकेशन है, उसके बाद आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, नंबर सीरीज है और अप्रोक्सीमेशन। ये आपका स्पीड मैथ्स का पार्ट है। अगर आप एग्जाम देने भी जाएंगे तो जब आपका एग्जाम स्टार्ट होगा तो सबसे पहले आपको ये 4 टॉपिक के क्वेश्चंस को ही सॉल्व करना है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो आपको प्रिपेयर करना है वो है आपका डेटा इंटरप्रिटेशन का, या जिसे हम डीआई के नाम से जानते हैं। तो बेटा डेटा इंटरप्रिटेशन एक ऐसा टॉपिक है, ऐसा नहीं है कि आप डेटा इंटरप्रिटेशन को प्रिपेयर कर लेंगे। डेटा इंटरप्रिटेशन जो है वो अर्थमेटिक से मिलकर बनता है और अर्थमेटिक के अंदर हमारे बहुत सारे टॉपिक है, जैसे परसेंटेज है, रेशियो है, आपका प्रॉफिट लॉस है, एवरेज है, जितने भी हमारे अर्थमेटिक के टॉपिक है यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे। तो ये सारे टॉपिक की जरूरत है आपको डीआई के लिए। लेकिन जो प्रीलिम्स लेवल की जो डीआई होती है ना उसमें सिर्फ 3 टॉपिक से क्वेश्चन बनते हैं, या मैं ऐसा कहूंगा जो पूरा मैथ्स का आपका बेस है वो सिर्फ 3 टॉपिक पे आधारित है, या
दो टॉपिक आप कहना ज्यादा सही होगा, परसेंटेज और रेशियो, ये पूरे मैथ्स का आपका बेस है। तो अगर आप डीआई प्रिपेयर करना चाह रहे हो तो सबसे पहले आप परसेंटेज के टॉपिक को बहुत अच्छे से प्रिपेयर कीजिए और रेशियो के टॉपिक को आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। और थर्ड टॉपिक जो है वो है आपका एवरेज। तो ये तीन टॉपिक अगर आप प्रिपेयर कर लेंगे ना तो 50 से 60% डीआई के क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें आपका परसेंटेज, रेशियो और एवरेज से मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप ये सोचें कि हम सीधे डीआई को प्रिपेयर करके एग्जाम में चले जाएंगे तो आप डीआई को नहीं बना पाएंगे, क्योंकि डीआई जो है वो अर्थमेटिक से मिलकर ही बना है। अर्थमेटिक के क्वेश्चन को एक डेटा के फॉर्म में आपके सामने रख दिया जाएगा, या वो टेबल के फॉर्म में होगा, या पाई चार्ट के फॉर्म में होगा, या ग्राफ के फॉर्म में होगा, बट उसमें क्वेश्चन परसेंटेज, रेशियो और आपके एवरेज की आने वाले हैं। तो सबसे पहले आप ये तीन टॉपिक प्रिपेयर कीजिए, और जब ये तीन टॉपिक आपके प्रिपेयर हो जाएंगे तो अपने आप आपका डीआई जो है वो इंप्रूव हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद जो आपका नेक्स्ट पार्ट है आपके क्वांट के सेशन में, वो है आपका अर्थमेटिक। मतलब मैंने आपको पहले बता दिया, सिंप्लीफिकेशन के 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 5 क्वेश्चन, नंबर सीरीज के 5 क्वेश्चन, और 2 डीआई आपसे पूछी जाती है 5 मार्क्स की। तो टोटल ये 25 मार्क्स आपके कंप्लीट हो गए हैं, और जो 10 मार्क्स आपके बच रहे हैं उससे अर्थमेटिक के 10 क्वेश्चन आपके किसी भी बैंक एग्जाम के प्रीलिम्स में पूछे जाते हैं। तो वो अर्थमेटिक के जो टॉपिक है वो कौन कौन से हैं, तो वो है आपका परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, प्रॉफिट लॉस हो गया आपका, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क है, टाइम एंड डिस्टेंस है आपका, ठीक है, मेंसुरेशन है, सर्ड एंड डाइस है, और नंबर सिस्टम से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये एक ओवरव्यू है, ये आपका एक सिलेबस है क्वांट सेशन के लिए। इसके बाद में बात कर लेता हूँ रीजनिंग की। तो रीजनिंग का भी सिलेबस जो है वो बहुत ही लिमिटेड है, मतलब आपको बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपको बहुत ज्यादा सिलेबस पढ़ने की जरूरत नहीं है, बहुत लिमिटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रीजनिंग का जो हमारा सेशन है उसमें 5 क्वेश्चन आपके सिलॉग से पूछे जाते हैं, सिलॉगिज्म से पूछे जाते हैं, और 5 क्वेश्चन आपकी इनइक्वालिटी से पूछे जाते हैं, 5 क्वेश्चन आपके कोडिंग एंड डिकोडिंग से पूछे जाते हैं, और कोडिंग डिकोडिंग की जगह कई बार अल्फा न्यूमेरिक सीरीज भी आ जाता है तो उससे भी आपके 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी लेटेस्ट ट्रेंड में चाइनीज कोडिंग का पैटर्न चल रहा है आपके रीजनिंग में, तो आप उसको भी प्रिपेयर कर सकते हैं। और सबसे बड़ा रोल जो प्ले करेगा आपके एग्जाम में रीजनिंग में वो है आपका सिटिंग अरेंजमेंट और पजल, क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया है कि 15 से 20 मार्क्स की पजल्स एग्जाम में पूछ ली जाती है। मतलब अगर आप रीजनिंग में सिर्फ सिटिंग और पजल को भी प्रिपेयर करके चले जाएंगे तो आप बैंक एग्जाम में 15 से 20 नंबर तो आप यहीं से स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं हम इंग्लिश सेशन की। तो इंग्लिश सेशन को अगर मैं आपको बताऊं तो इंग्लिश सेशन जो है वो 3 पार्ट में डिवाइड है। पहला है आपका ग्रामर, दूसरा है आपका वोकैब, और तीसरा है आपका कॉम्प्रिहेंशन। तो अगर आप ग्रामर प्रिपेयर करना चाह रहे हैं तो सबसे पहले आप पूरा पार्ट ऑफ स्पीच प्रिपेयर कर लीजिए, या उसमें कुछ ग्रामर के टॉपिक हैं जैसे कि नाउन है, प्रोनाउन है, वर्ब है, एडजेक्टिव है ना, एक्टिव पैसिव वॉइस है, टेंसेस है हमारे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपने सुना होगा, और इसके बाद प्रीपोजिशन है। तो इन टॉपिक्स को आप प्रिपेयर कर लीजिए, इनके रूल्स आप अच्छे से याद कर लीजिए, और अगर आप 2-3 साल के अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लगा लेंगे तो आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा किस तरीके के क्वेश्चन जो है वो ग्रामर पोर्शन से पूछे जाते हैं। ठीक है, सेकंड पार्ट जो है वो है आपका वोकैब का। तो वोकैब में क्या क्या आता है, सबसे पहले इसमें सिनोनिम से कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एंटोनिम से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इडियम फ्रेजेस से क्वेश्चंस बनते हैं, और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर आप वोकैब स्ट्रॉन्ग करना चाह रहे हैं तो आप सिनोनिम, एंटोनिम, इडियम फ्रेजेस और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को याद करना स्टार्ट कर दीजिए। तीसरा पार्ट जो है वो है आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इंग्लिश में एक ऐसा पार्ट है कि जिसके लिए आपको कुछ भी अलग से प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं है, बस आप एक डेली हैबिट बना लीजिए कि आपको डेली रीडिंग स्टार्ट करना है। तो रीडिंग आप कई तरीके से कर सकते हैं, या तो आप बुक रीड कर सकते हैं, और सबसे अच्छा सोर्स अगर मैं आपको बताऊं तो अगर आप इंग्लिश में न्यूज़पेपर रीड कर सकते हैं तो उससे बेहतर सोर्स और कोई नहीं हो सकता है। आगे की इन्फॉर्मेशन जनरल अवेयरनेस की सर आपको देंगे, तो मैं सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि आगे की जानकारी वो आपको प्रोवाइड कर दें। देखिए, जहां से सर ने खत्म किया मैं वहीं से उठाता हूँ। सबसे बेस्ट जो सर ने लास्ट में बताया वो था हिंद का इंग्लिश न्यूज़पेपर। इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ना एक सबसे बड़ी टेढ़ी खीर हो जाती है सर। आपको करना क्या है, सबसे पहले एक बेसिक थिंकिंग डेवलप करनी है माइंड में कि नहीं हम चीजें कर पाएंगे, हमसे बनेगी ये चीज। देखिए, इंग्लिश सिलेबस और जो न्यूज़पेपर है ये यहीं से मैं कहूँ तो जीए का रास्ता भी आपको ओपन करता है। कैसे ओपन करता है आप इसको समझिए। देखिए, जैसे राइट नाउ मैं न्यूज़पेपर को ले लेता हूँ, आप न्यूज़पेपर ले लीजिए, कोई सा भी उठा लीजिए, इंडियन एक्सप्रेस या द हिंदू। अगर आप बेसिकली जा रहे हैं एग्जाम की तरफ, बैंकिंग किसी एग्जाम की तरफ जा रहे हैं, तो इंग्लिश भी आपका एक इंपोर्टेंट रोल प्ले करता है। इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस दोनों मेरी नजर में कहीं ना कहीं सेम हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं, चलिए इसको समझते हैं। देखिए, आप जब भी मान के चलिए द हिंदू को उठा लेते हैं, द हिंदू में आर्टिकल्स लिखे रहते हैं, द हिंदू के न्यूज़पेपर में पूरी की पूरी चीजें कहीं ना कहीं एक बाइफरकेट की हुई दी रहती है कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। देखिए, सबसे पहले द हिंदू के लिए याद हो, स्टार्टिंग में मैंने आपसे कहा था कि सबसे पहले आप अपना सिलेबस प्रिपेयर करें।
बिकॉज सिलेबस अगर आपका प्रिपेयर है तो आपको ये पता है कि न्यूज़पेपर में क्या क्या आपको पढ़ना है। आपको अगर क्लियरिटी है, सिलेबस में क्लियर दिया हुआ है कि आपको इंपोर्टेंट डेज रखने हैं याद, तो आपको देखिए न्यूज़पेपर एक ऐसी चीज है कि आपको कभी ये पता नहीं समझ में आएगा कि क्या पढ़े। न्यूज़पेपर में यार 20 to 25 पेजेस रहते हैं, आप कहां तक पढ़ोगे, क्या पढ़ोगे? क्या सब कुछ पढ़ना हो जरूरी होता है? नहीं, सब कुछ पढ़ना कभी जरूरी नहीं। अगर आपने सिलेबस याद कर लिया, सिलेबस आपको पता है कि क्या करना है, क्या पढ़ना है, कहां से पढ़ना है, तो आपको सबसे बड़ी हेल्प मिल जाएगी कि आप जब न्यूज़पेपर ओपन करोगे सबसे पहले आपके माइंड में क्लिक हो जाएगा इंपोर्टेंट डे। क्या हमारे सिलेबस में इंपोर्टेंट डेज कहीं है? हाँ, जनरल अवेयर्स में इंपोर्टेंट डेज हैं। क्या हमारा साइंटिफिक रिसर्च से रिलेटेड सिलेबस में कहीं है? तो न्यूज़पेपर आप खुद फाइंड आउट कर लेंगे, आप खुद उसको ढूंढ लेंगे वहां से कि नहीं, ये साइंटिफिक रिसर्च से रिलेटेड कोई भी डेवलपमेंट हुआ है तो ये हमें सामने दिख रहा है क्लियर। ये थिंकिंग डेवलप हो जाती है। जनरल अवेयरनेस का रास्ता अगर मैं कहूं आपसे बैंकिंग का पूरा इंग्लिश न्यूज़पेपर से होके ही जाता है। अगर इंग्लिश न्यूज़पेपर आपने ढंग से प्रिपेयर करके रखा हुआ है तो देखिए आपके कितने ज्यादा कुछ निकल के आ जाएगा। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, आप कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं, आप कोई भी टॉपिक प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आपका जाहिर सी बात है आपका एक तो कॉम्प्रिहेंशन भी कंप्लीट हो रहा है, साथ ही साथ आपकी न्यूज भी डेवलप हो रही है, आपकी थिंकिंग भी डेवलप हो रही है, आपका स्टैटिक पोर्शन है वो भी क्लियर हो रहा है। जस्ट इन केस मान के चलिए कोई भी पॉलिटिकल ड्रामा आज के टाइम पे कहीं भी किसी भी स्टेट में हुआ, कोई भी पॉलिटिकल, कोई भी 2 MLA किसी भी मान के चलिए किसी छोटे स्टेट का एग्जांपल ले लेते हैं, लाइक गोवा का ले लेते हैं, आसाम का ले लेते हैं, सिक्किम का ले लेते हैं। सिक्किम में टोटल 40 MLA हैं, 40 MLA में से मान के चलिए 26 MLA उठा के किसी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी में चले गए, तो यहाँ पे वो न्यूज़पेपर उसको ढंग से कवर करेगा। और न्यूज़पेपर ने उस आर्टिकल को जब ढंग से कवर किया ना, तो उसमें आपको काफी ज्यादा डिफरेंट वर्ड्स देखने को मिलेंगे जो कि हमें नॉर्मली डेली लाइफ में सुनने को नहीं मिलते। जब आप उस न्यूज़पेपर को पढ़ रहे हो तो आप कॉम्प्रिहेंशन भी कर रहे हो, आप पैराग्राफ कंप्लीशन यानी पैराग्राफ राइटिंग भी वहां पे देख सकते हो कि पैराग्राफ में कौन कौन से वर्ड्स का यूज किया है, टर्म यूज किया है, कौन सी वोकैब यूज की जा रही है। आप वहां पे ये भी देख सकते हो कि किस जगह आर्टिकल्स का यूज ना करते हुए उस जगह दूसरी चीजों का कैसे यूज किया गया है। कई जगह लॉन्ग टर्म जो लाइन्स होती है जहां पूरा सेंटेंस होता है उनको हटा के वहां पे किस तरीके से एक छोटा सा वन वर्ड यूज लाके उस सेंटेंस को कट कर दिया जाता है। ये सारी की सारी चीजें आप न्यूज से डेवलप करो। मैंने कहा एग्जांपल क्यों दिया मैंने ये MLA वाला, जस्ट बिकॉज ये आपका पॉलिटी से भी डेवलप हो जाता है। आपका पॉलिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस आएगा तो आपको समझ, देखिए यहाँ कितना काम हुआ, पॉलिटी कवर की हमने, हमने वोकैब कवर की, हमने यहाँ पे पैराग्राफ कॉम्प्रिहेंशन कवर किया, हम यहाँ पे अपनी वोकैब डेवलप कर रहे हैं। हम जब उसको देखेंगे तो वहां पे कहीं हम आर्टिकल्स भी देखेंगे, टेंसेस भी देखेंगे। कई बार ऐसा होता है कि जब हम उसको पढ़ने जा रहे हैं तो अगली लाइन हमें ऑटोमेटिकली समझ में आ जाती है कि अब क्या आएगा। ये सब कुछ हम कैसे डेवलप कर पा रहे हैं, क्योंकि हमारा सिलेबस कंप्लीट था, हमने इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट किया। दूसरी बात, हमें अच्छे से एक वो डेवलप हो चुका है, एक व्यू डेवलप हो चुका है कि हमें कौन सी चीज कहां से पढ़े। दूसरी बात अगर मैं बात करूं तो आपको स्टैटिक पोर्शंस कुछ रोज का याद होना चाहिए। आप अगर इकट्ठा करने जाएंगे, आप सोचेंगे 1 साल का स्टैटिक पूरा एक साथ कंप्लीट करूं, मत करिएगा। ये गलती सबसे बड़े जो लोग करते हैं वो यही गलती करते हैं, और इस गलती से हमें बचना है। हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें अगर स्टैटिक पोर्शन की तरफ जाना है तो सबसे पहले ये देखिए आप कि जैसे स्पोर्ट्स को उठाइए। आप जब स्पोर्ट्स उठाने जा रहे हैं तो स्पोर्ट्स में कुछ बड़ी घटनाएं होती है, हर साल होती है कुछ ना कुछ बड़ी घटनाएं, हर साल कोई ना कोई रिकॉर्ड तो टूटता है, हमेशा टूटता है। लाइक जैसे मैं सबसे पहले ले लेता हूँ क्रिकेट में, तो भाई क्रिकेट में क्या रिसेंटली कोई बड़ी डेवलपमेंट हुई है क्या? कौन कौन से ऐसे वर्ल्ड रिकॉर्ड है जो हमें पता होना चाहिए, जो फिक्स है, जो सालों से नहीं टूट रहे हैं, अगर वो आपके प्रिपेयर है देन डेफिनेटली उसमें तो कोई इफ एंड बट बचता ही नहीं है। सेकंड, हम जा रहे हैं स्पोर्ट्स में, अगर ले लूं मैं दूसरे, जैसे ओलंपिक हुआ है, ओलंपिक में भाई फिनिश हो चुका है, किसने क्या किया है क्या नहीं किया है ये स्टैब्लिश हो चुका है, उसमें कुछ चेंज नहीं होना, ये आपको याद होना चाहिए। साइंटिफिक रिसर्च राइट नाउ, क्या कोई बड़ी साइंटिफिक रिसर्च अभी हुई है क्या? लाइक कोई भी कैंसर की मेडिसिन डेवलप हुई है क्या? अभी कोई लाइलाज जैसी बीमारी है क्या? क्यों जो एग्जाम लेने जा रहा है वो भी तो देखेगा कि भाई हम किसी को अगर सिलेक्ट कर रहे हैं तो क्या वो इतना इंटेलेक्ट है क्या कि उसको हम कोई बड़ी जिम्मेदारी दे सके। तो सबसे पहले आपको क्लियरिटी कि, मैंने एक बात और मैं फिर से बीच में बोल दे रहा हूँ, सिलेबस पे ज्यादा फोकस करिएगा। सिलेबस क्लियर हुआ, बाकी 2 सेक्शन अपनी जगह, इंग्लिश और GA दोनों अपनी जगह। तीसरी बात हम बात कर लेते हैं स्टैटिक में, अगर मैं बात करूं तो इंपोर्टेंट डेज, इंपोर्टेंट स्पॉट्स, इंपोर्टेंट जो मैं कहूँ एक तरीके से डेवलपमेंट्स हो रहे हैं। जैसे मान के चलिए किसी गवर्नमेंट ने कोई पॉलिसी निकाली, किसी गवर्नमेंट ने कोई सी पॉलिसी निकाली, जैसे मध्य प्रदेश में रिसेंटली कोई ना कोई अन्नपूर्णा स्कीम निकाली गई, ठीक है ना, कोई ना कोई पुलिस विभाग के लिए स्कीम निकाली गई, या कोई रिक्रूटमेंट वैकेंसीज निकाली गई, तो क्या कोई मेजर चेंजेस हो रहे हैं क्या वैकेंसीज में, ये आपको क्लियर होना चाहिए। साथ ही साथ आपको ये पता होना चाहिए कि स्टैटिक पोर्शन में कौन कौन से ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनको हम कम से कम टाइम देकर उन चीजों को निकाल सकते हैं। जैसे मान के चलिए साइंस, साइंस में 3 जो आपके टॉपिक्स हैं, एक तरीके से 3 सब्जेक्ट्स दिए जाते हैं साइंस में, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। रिसेंट टाइम से आप देखें अगर तो इनके 1 या 2 क्वेश्चंस मोस्टली फिजिक्स में से पूछे जाते हैं, कभी कभी 3 भी हो जाते हैं, लेकिन जो आपका सबसे बेसिक क्वेश्चन आ रहा है पिछले कुछ टाइम से देखा जाए बैंकिंग, वो बायो के कुछ क्वेश्चंस कंटिन्यूअसली पूछ ही रहे।
ये थिंकिंग आपको डेवलप करनी पड़ेगी और आपको ये चीजें बतानी पड़ेंगी, अपने आप को बतानी पड़ेंगी कि हमें कौन सी चीजें कहाँ से कंप्लीट करनी है। दूसरी बात, एक गौरव सर आगे से बताएंगे आपको मैथ्स और रीजनिंग के जो सोर्सेज हैं आप कहाँ से अच्छे तरीके से कर सकते हो। उसके बाद मैं वापस आकर आपको इंग्लिश के रिगार्डिंग और साथ ही साथ आपको जनरल अवेयरनेस कौन सी चीज कहाँ से कंप्लीट करनी है, आपको जो मल्टीपल सोर्सेज है उसमें से आपको कैसे फाइंड आउट करके आपको निकालना है कि नहीं ये चीज अगर हम यहाँ से कंप्लीट करेंगे तो हम इसको अच्छे तरीके से क्लियर कर पाएंगे। सर प्लीज। देखिए बेटा, अगर आप मैथ्स प्रिपेयर करना चाह रहे हैं उसके लिए सबसे पहले तो अपने सोर्सेज लिमिटेड कर दीजिए, है ना। आजकल क्या है, लोग बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं, वो भी उससे भी बहुत ज्यादा परेशानी आती है। तो मैं सिलेबस आपको बता ही चुका हूँ कि बैंकिंग के एग्जाम में सिलेबस बहुत लिमिटेड है। तो मैंने आपको बताया था कि प्रीलिम्स में सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नंबर सीरीज और डीआई, ये जो है ये स्पीड मैथ्स का पार्ट है, इससे आप सबसे ज्यादा स्कोर कर सकते हैं। तो अगर सिंप्लीफिकेशन वगैरह आप स्ट्रॉन्ग करना चाह रहे हैं तो आप सबसे पहले तो कोई भी एक बेसिक से बुक ले लीजिए जिससे आपका नॉर्मल सिलेबस कंप्लीट हो जाए। जब आप एक बार सिलेबस कंप्लीट कर लेते हैं तो आजकल बहुत सारे मॉक टेस्ट अवेलेबल हैं। अगर आप बैंक एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको बहुत ज्यादा बुक से तैयारी करने की जरूरत नहीं है। क्या है, बैंक एग्जाम जो है वो पूरा स्पीड, मतलब बैंक एग्जाम में स्पीड जो है आपकी वो बहुत मैटर करेगी। तो जब आप एक बार सिलेबस अपना कंप्लीट कर लेते हैं, सारे टॉपिक आपके प्रिपेयर हो जाते हैं, आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाता है, तो आप कोई भी अच्छी सी वेबसाइट का मॉक टेस्ट परचेस कर लीजिए, क्योंकि बिना मॉक टेस्ट के आप बैंक के एग्जाम को क्लियर नहीं कर सकते हैं। जब आप मॉक टेस्ट ले लेंगे तो मॉक टेस्ट में आपको इतना सारा कंटेंट मिल जाएगा कि आपको बुक में पैसा इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। तो मैं ये कहूंगा कि एक लिमिटेड सोर्स फॉलो कीजिए। सबसे पहले कोई भी मार्केट से बहुत सारी बुक्स हैं, कोई भी आप बुक ले लीजिए और सबसे पहले अपना सिलेबस कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है, जैसे ही आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाता है, आपसे सारे टॉपिक्स बनने लगते हैं, तो आप कोई भी एक मॉक टेस्ट परचेस कर लीजिए और हर दिन आपको डेली एक मॉक टेस्ट लगाना स्टार्ट कर देना है। जब आप मॉक टेस्ट लगाएंगे तो आपको हर टॉपिक के क्वेश्चन भी वहां से मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। और मॉक टेस्ट में सबसे अच्छी बात यह है कि आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे। ठीक है, मतलब आप पिछले 10 से 12 साल के पेपर्स को वहां पे टेस्ट के फॉर्मेट में दे सकते हैं, वहां पे आपको पीडीएफ वगैरह भी मिल जाएगी। तो बैंकिंग एग्जाम में मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप बहुत ज्यादा बुक की तरफ मत भागिए, है ना। अगर आपको बुक लेनी है तो आप जीए, जीके और करंट अफेयर के लिए आप बुक ले सकते हो, और आप चाहें तो इंग्लिश के लिए आप बुक ले सकते हो। लेकिन मेरा ये रहेगा कि मैथ्स और रीजनिंग के लिए आप बहुत ज्यादा बुक पे मत जाइए, कहीं से भी आप अपना सबसे पहले सिलेबस कंप्लीट कर लीजिए। अगर आप बिल्कुल अभी एग्जाम की तैयारी स्टार्ट करने वाले हैं तो या तो आप ऑफलाइन खुद से तैयारी कर सकते हैं घर पे किसी भी बुक से, और या आप कहीं पे कोचिंग वगैरह लेते हैं, सेंटर्स वगैरह, तो आप वहां पे प्रिपरेशन कर लीजिए। सबसे पहले अपना सिलेबस कंप्लीट कीजिए। एक बार जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाता है, सिलेबस कंप्लीट होने के बाद आप रेगुलर मॉक टेस्ट देना स्टार्ट कर दीजिए, इससे आपको बेनिफिट मिल जाएगा। ठीक है, रीजनिंग में भी मैं आपको बता चुका हूँ सारे टॉपिक्स, कुछ टॉपिक आपको स्क्रीन पे भी दिख रहे होंगे। तो बैंक एग्जाम में सबसे अच्छी बात यह है कि बहुत लिमिटेड चीजें पूछी जाती है। मतलब जैसे अदर जो हमारे एग्जाम्स हैं उसमें क्या है कि सिलेबस बहुत बड़ा है, लेकिन बैंक एग्जाम में क्या है, सिलेबस बहुत लिमिटेड है। मतलब अगर आप 4 या 5 टॉपिक भी पढ़ के चले जाएंगे और अगर आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हैं तो 2 महीने में आप प्रीलिम्स के लिए प्रिपेयर हो सकते हैं। ठीक है, मेंस में थोड़ा सा आपको समय लगेगा, लेकिन अगर मैं प्रीलिम्स एग्जाम की बात करूं तो अगर 2-2.5 महीने भी आप अच्छे से तैयारी कर लेंगे तो आप प्रीलिम्स के लिए प्रिपेयर हो जाएंगे, क्योंकि सिलेबस बहुत लिमिटेड है। मैं आपको बताया कि सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, नंबर सीरीज और क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अगर आप ये 4 चैप्टर प्रिपेयर कर लेंगे, बहुत छोटे छोटे चैप्टर हैं और इनमें बहुत ज्यादा रूल्स नहीं है, बहुत ज्यादा मतलब ऐसा कुछ नहीं है जो आपको बहुत ज्यादा सीखना पड़ेगा। तो ये 4 टॉपिक ही आपको 15 से 20 मार्क्स बैंक एग्जाम के प्रीलिम्स में देके चले जाएंगे। इसके बाद अगर आप डीआई का एक टॉपिक प्रिपेयर कर लेंगे तो 10 मार्क्स आपके वहां से फिक्स हो जाएंगे। और बचे हुए जो 10 क्वेश्चन है ना, वो आपको अर्थमेटिक से प्रिपेयर करने पड़ेंगे, और अर्थमेटिक के लिए 1 मार्क्स के लिए आपको एक टॉपिक प्रिपेयर करना पड़ेगा। मतलब एग्जाम में एक क्वेश्चन आपका परसेंटेज का आएगा, तो परसेंटेज के उस 1 मार्क्स के लिए आपको पूरा एक परसेंटेज का टॉपिक प्रिपेयर करना पड़ेगा। उसके बाद प्रॉफिट लॉस आप प्रिपेयर करोगे तो प्रॉफिट लॉस से आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो बैंकिंग एग्जाम में आप इस बात को भी समझिए कि हमें प्रीलिम्स का पेपर जो है हमारा वो क्वालिफाइंग नेचर का है। हमें 100 में से 100 लेकर नहीं आना है वहां पे, हमें सिर्फ मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स लेके आना है। और अगर आप पिछले 2-3 साल का एनालिसिस देखोगे तो 75% पे आपका 100% प्रीलिम्स का एग्जाम जो है वो क्वालिफाई हो जाता है। तो स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए आपकी कि सबसे पहले आप स्पीड मैथ्स और स्पीड रीजनिंग में जो स्पीड वाला पोर्शन है उस पर फोकस कीजिए। तो मैथ्स में मैंने आपको बता दिया सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और डीआई। अगर आप ये 5 टॉपिक प्रिपेयर कर लेंगे तो आपके 25 मार्क्स यहाँ से फिक्स हो जाएंगे। जैसे ही आपका 25 मार्क्स का एग्जाम कंप्लीट होता है, आप रीजनिंग के सेशन पे जंप कीजिए और वहां से जो स्पीड मैथ्स वाला पोर्शन है, जैसे सिलोगिज्म के 5 क्वेश्चन आते हैं, आपके इनइक्वालिटी के 5 क्वेश्चन आते हैं, कोडिंग डिकोडिंग के आपके 5 क्वेश्चन होते हैं, तो ये 3 टॉपिक भी अगर आपने प्रिपेयर कर लिया ना तो आपके एग्जाम में 15 मार्क्स कंफर्म हो जाता है। इसके बाद 10 मार्क्स की आपकी पजल और सिटिंग अरेंजमेंट आता है। तो अगर आप सिटिंग और पजल अरेंजमेंट का टॉपिक पढ़ लेते हैं तो 10 मार्क्स आपके यहां से हो जाते हैं। तो अगर आपने सिर्फ ये 5 टॉपिक रीजनिंग में पढ़ लिए तो आपके 25 मार्क्स जो है
ये रीजनिंग में प्रिपेयर हो जाते हैं। और इसके बाद आता है आपका थर्ड, जो कि है आपका इंग्लिश। तो इंग्लिश मैंने आपको बताया ही 3 पार्ट में डिवाइड है आपका। पहला है ग्रामर, देन आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, और तीसरा है आपका वोकैब वाला। तो ग्रामर के लिए तो आपको बुक की जरूरत पड़नी है, क्योंकि रूल्स वगैरह आपको वहां से देखने पड़ेंगे। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए मैंने आपको बताया, आप न्यूज़पेपर रीड कर लीजिए। और आरसी या कॉम्प्रिहेंशन वाला पार्ट ऐसा है कि जितना आप रीडिंग करोगे ना, ये अपने आप आपका इंप्रूव हो जाएगा, ठीक है। और तीसरा जो मैंने आपको बताया वोकैब, तो ये भी आपको याद करना पड़ेगा। तो जो इंग्लिश का एग्जाम होता है उसमें आपको एक पैसेज देखने को मिलता है, जिससे आपके लगभग लगभग 7 से 8 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर आपकी रीडिंग अच्छी है तो ये 7-8 क्वेश्चन आपको कोई लेने से नहीं रोक सकता है। इसके बाद 5 मार्क्स का एक क्लोज टेस्ट आता है। क्लोज टेस्ट अगर मैं आपको बताऊं तो फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्मेट में एक पैराग्राफ लिखा होता है छोटा सा, उसमें बीच बीच में कुछ वर्ड मिसिंग होते हैं, आपको उसको रीड करना है। और उसमें प्रीपोजिशन के क्वेश्चंस होते हैं, या आर्टिकल के क्वेश्चन होते हैं कि कहाँ पे भाई दा लगेगा, कहाँ पे ए एन लगेगा आपका, या प्रीपोजिशन से क्वेश्चन आ जाता है। तो अगर आपका प्रीपोजिशन या ग्रामर पोर्शन अच्छा है तो आप क्लोज टेस्ट के मार्क्स को भी बहुत आसानी से ले सकते हो। तो इंग्लिश में 30 मार्क्स का इंग्लिश का पेपर आता है, जिसमें आप ये मान के चलिए 12 to 15 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपके आरसी से आते हैं, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन या पैसेज से आते हैं। बाकी का जो 15 मार्क्स है उसमें आपका ग्रामर और वोकैब इंक्लूड होता है। तो अगर आप आरसी और ग्रामर अच्छे से कर लेंगे तो आप 20 मार्क्स से ज्यादा, मतलब 20 से 25 मार्क्स आप यहां से ला सकते हैं। और अगर प्रीलिम्स एग्जाम में आप एवरेज हर सब्जेक्ट में अगर आप 25 मार्क्स भी लेकर आ जाएंगे तो आपका प्रीलिम्स जो है बहुत आसानी से क्वालिफाई हो जाता है। अच्छा, एग्जाम में नॉर्मलाइजेशन भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। मतलब बैंक एग्जाम एक ऐसा एग्जाम है जिसमें एक्यूरेसी बहुत ज्यादा मायने रखती है। मतलब बैंक एग्जाम में मैंने ये देखा है कि कई बार स्टूडेंट जो है वो 60 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट करके आता है, लेकिन अगर उसकी 100% एक्यूरेसी है ना, तो 10 से 12 मार्क्स उनके नॉर्मलाइजेशन से बढ़ जाते हैं। मतलब अगर आप 60 मार्क्स का पेपर करके आ रहे हैं वहां पे, और अगर आपकी एक्यूरेसी 100% है, आपके क्वेश्चन जो है वो बहुत कम गलत हुए हैं, तो बैंक एग्जाम में नॉर्मलाइजेशन से आपके 10 से 12 मार्क्स बढ़ने के चांसेस होते हैं। मतलब अगर किसी स्टूडेंट ने 60 मार्क्स किया है और अगर उसकी कहीं भी कोई भी गलती नहीं, कोई भी एरर नहीं है, उसने नेगेटिव मार्किंग नहीं की है, तो आप ही मान के चलिए जिस बच्चे के 60 मार्क्स आ रहे हैं, नॉर्मलाइजेशन उसके मार्क्स जो है वो 70 to 75 होने के चांसेस होते हैं। तो एक्यूरेसी पे ध्यान रखिए, क्वेश्चन कम अटेम्प्ट कीजिए, लेकिन क्वेश्चन को आपको सही अटेम्प्ट करना जरूरी है, ठीक है। कुछ बच्चों के डाउट हो सकते। बेटा ये डिटेल सिलेबस है, तो ये पीडीएफ आप हमारे कैरियर पावर भोपाल के टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, और बाकी मैं यहाँ पे भी सब प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप उनसे कलेक्ट कर सकते हैं इसको। Now we are opening up this session for question answer session. तो आपको जिस किसी को भी कोई भी प्रश्न है तो they can directly ask to our resource person. They are here to answer all the queries. जो भी किसी भी बच्चे को किसी भी प्रकार का डाउट है, they can directly ask to our resource person. तो या तो आप चैट बॉक्स में अपना क्वेश्चन ड्रॉप कर सकते हैं, या अगर आपको पर्सनल पूछना है तो यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ, उसके बाद आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। पीटीसी इंदौर आपने हैंड रेज किया हुआ है। हेलो सर, जय हिंद। जय हिंद। सर, माई सेल्फ अनुष्का चौहान। सर, राइट नाउ आई एम प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी सीडीएस। हाँ सर, एक्चुअली आपने अभी बताया था ना कि वोकैबुलरी में सिनोनिम्स एंटोनिम्स भी एक मेन रोल प्ले करते हैं। तो एक ऐसा कौन सा फिक्स्ड सोर्स है जिससे हम वोकैबुलरी लर्न कर सकते हैं, लाइक सिनोनिम्स एंटोनिम्स? देखिए, वोकेबुलरी के लिए अगर मैं बुक प्रेफर करूँ तो एक ब्लैक बुक की पीडीएफ आती है, मतलब आती है। तो अगर आप बहुत अच्छा सोर्स फॉलो करना चाह रहे हो तो आप ब्लैक बुक की बुक परचेस कर सकते हैं, और या फिर आपको वो पीडीएफ फॉर्म में भी मिल जाएगी। अगर आप पीडीएफ से कंफर्टेबल है, आप अगर बुक परचेस नहीं करना चाह रहे हैं, तो आप पीडीएफ आपको ऑनलाइन सर्च कर लीजिए, वो आपको मिल जाएगी। या आप मतलब मैं सर को प्रोवाइड कर दूंगा, तो आपको यहाँ से भी वो चीज मिल जाएगी, ठीक है। और अगर आप बुक ले सकते हैं तो ब्लैक बुक एक अच्छी सोर्स है। और उसके अलावा अगर देखो आज के समय में क्या है, इंटरनेट इतना आगे बढ़ चुका है कि अगर आप ऑनलाइन भी सर्च करेंगे ना, तो आपको वोकेबुलरी के भी बहुत सारे मतलब पीडीएफ वगैरह अवेलेबल हो जाएंगे। तो कोशिश कीजिए प्रीवियस ईयर में जो वोकेबुलरी पूछी गई है ना, हाँ। आपको उसको फॉलो कीजिए, क्योंकि एग्जाम में जो क्वेश्चन होते हैं वो प्रीवियस ईयर से ज्यादा बनते हैं। और कुछ फिक्स वोकैब ऐसा है, जैसे सिनोनिम एंटोनिम हो गया, इडियम फ्रेजेस हो गया, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गया। तो अगर आप बुक ले सकते हैं तो ब्लैक बुक में सजेस्ट करूंगा कि आप ब्लैक बुक वाली बुक ले लीजिए, तो उसमें आपको बहुत ज्यादा वोकैब का पार्ट मिल जाएगा, उससे आपका वो लगभग हर एग्जाम के लिए मिल जाएगा। सर, और आपने बताया था कि लाइक आपने सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट का इंटरव्यू दिया था, तो उसके लिए आपने किस तरह से पढ़ाई करी? उसके लिए बेटा एग्जाम के लिए ऐसा है कि आप सभी सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करो। सबसे पहले तो आप सिलेबस एक बार उसका देख लीजिए, क्या क्या सिलेबस है, और एक बार सिलेबस कंप्लीट कर लीजिए उसका। और उसके बाद आप तैयारी करेंगे, मॉक टेस्ट वगैरह लगाइए, तो उससे आपको बहुत हेल्प मिल जाएगी।
सर मुझे एक्चुअली 2 साल हो गए अभी करते करते, तो मेरा मोस्टली सिलेबस कंप्लीट ही हो चुका है, जी। तो उसमें मॉक टेस्ट भी कर सकते हैं। हाँ जी, बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है सर, ओके, थैंक यू सर। मुझे मेनली सिनोनिम्स एंटोनिम्स का ही पूछना था, तो हाँ, वो तो मैं उसको मिला दूंगा। ठीक है, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो वो टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगी। सर आपका एसएससी अड्डा से है क्या, लाइक? आज की चीज अच्छा सर, मैंने उससे भी पढ़ाई करी है यूट्यूब पे। हाँ ठीक है, थैंक यू सर। सर मैं एक बुक और सजेस्ट करना चाहूंगा। सर नीत मैम की बुक भी अच्छी है सर, वोके की। आज नीतू सिंह वॉल्यूम 1 भी अच्छी बुक है, बट वो एसएससी एग्जाम के लिए बहुत अच्छी बुक है, तो आप उसको भी प्रेफर कर सकते हो, उसमें भी बहुत अच्छा सोर्स दिया हुआ है। और अगर आप न्यूज़पेपर प्रेफर कर सके, अगर हो सके कोई भी द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस, आप रिसेंट के 1 मंथ के उठाइए, वो क्या अगर वहां से नोट डाउन कर सके तो वो मैं आपसे कहूंगा ज्यादा प्रेफर करें तो ज्यादा बेटर रहेगा। बिकॉज वो क्या है कि एग्जाम कहीं ना कहीं वहीं से वॉके उठाता है। आप लास्ट के 2 या 3 साल के अगर एग्जाम उठाएंगे और आप लास्ट के 2 या 3 साल के न्यूज़पेपर उठाइए, तो वहां से वो चीजें आपको अवेलेबल हो जाएगी। आपको अगर राइट नाउ दूसरी चीज मैं एक बात और बोलूंगा, बुक्स परचेज करने से पहले राइट नाउ बुक्स आने के बाद अगर आप उनको यूज कर सके, प्रॉपर रीड करें, तो ही बुक्स खरीद के लाइएगा। अदरवाइज राइट नाउ गूगल पे सब तरीके की पीडीएफ अवेलेबल है, कहीं ना कहीं मिली जाएगी। आप गौरव सर के टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, मेरा टेलीग्राम ग्रुप है उससे भी जुड़ सकते हैं, कैरियर पावर भोपाल का जो हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप है आप उससे भी जुड़ सकते हैं। कैरियर पावर भोपाल आप टेलीग्राम पे सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। वहां डेली बेसिस पे जो आपकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो सारी की सारी अपडेट की जाती है। वहां जो आपको पीडीएफ चाहिए वो भी वहां पे अपलोड की जाएगी। आपका डाउट प्लीज सर। सर एक बच्चे का प्रश्न है कि वो अपने खुद से ही, गगन सूर्यवंशी है, वो बच्चा पूछ रहा है कि वो खुद से ही अपनी मैथ्स को इम्प्रूव करना चाहता है जी। तो क्या करना चाहिए, उसकी क्या स्ट्रैटेजी हो सकती है और क्या कैसे उसको धीरे धीरे स्टेप अप करना है अपनी प्रिपरेशन। ठीक है बेटा, देखो अगर आप खुद से मैथ्स करना चाह रहे हो, अगर आपने कहीं पे भी ऑफलाइन क्लासेस वगैरह नहीं ली है, तो क्या होता है कि देखो अगर आप खुद से प्रिपेयर करेंगे तो आप बुक ही आपका एक मात्र सोर्स होगा। या तो देखो मैं आपको ये कहूंगा कि या तो आप ऑफलाइन कोचिंग अगर आपने नहीं ली है, आप नहीं ले सकते हो, तो आप यूट्यूब से थोड़ा सा तैयारी को स्टार्ट कीजिए। क्या है, अगर आप बुक से तैयारी करेंगे ना, तो बुक में क्या होता है कि बुक में बेसिक मेथड से आपको सॉल्यूशन वगैरह मिलता है ना। तो बेसिक मेथड से आपको नॉलेज तो हो जाएगी, आप क्वेश्चन तो बना लोगे, लेकिन आपका एग्जाम में समय ज्यादा लग जाएगा। तो मैं ये कह रहा हूँ, अगर आप ऑफलाइन तैयारी नहीं कर पा रहे हैं, आप कोई ऑनलाइन कोर्स नहीं ले पा रहे हैं, तो यूट्यूब पे भी बहुत अच्छे अच्छे फ्री सोर्सेज है ना। आप हमारे ही चैनल से जुड़ सकते हैं, वहाँ पे आपको लगभग हर टॉपिक, मतलब आप ही मान के चलिए कि आपका 90% से ज्यादा सिलेबस आपका यूट्यूब पे ही कंप्लीट हो जाएगा। तो आप यूट्यूब से किसी भी टीचर को फॉलो करें, इसको समझ में आता है। मतलब मैं ये नहीं कहूंगा कि आप हमें ही फॉलो कीजिए, अगर आप किसी और को भी फॉलो करते हैं, आप किसी और से पढ़ रहे हैं, अगर आपको उसका समझ में आ रहा है, तो आप किसी ना किसी टीचर को पहले आप सेलेक्ट कर लीजिए, अपना मेंटर डिसाइड कर लीजिए जिसका भी आपको समझ में आता है। इससे क्या होगा, अगर आप बुक से तैयारी कर रहे हैं ना, तो बुक से सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि बुक के जो सॉल्यूशन है वो बेसिक मेथड से है। आप बेसिक मेथड से समझते ये आ जाएगी कि आप क्वेश्चन तो बना लोगे, लेकिन आपको बहुत ज्यादा समय लग जाएगा। देख, तो हमें एग्जाम में क्या है, एग्जाम में हमें ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं और कम समय में करना है। तो उसके लिए आपको कुछ जो ट्रिक्स हैं, शॉर्टकट मेथड्स वगैरह है, वो आपको सीखना पड़ेगा। तो अगर आप ऑफलाइन प्रिपरेशन नहीं कर पा रहे हैं, तो मैं ये कहूंगा कि आप ऑनलाइन तैयारी कीजिए, ऑनलाइन किसी भी टीचर से पढ़ लीजिए, तो वहां से आपके शॉर्टकट मेथड्स वगैरह प्रिपेयर हो जाएंगे और फिर आपको जो है वो आपकी तैयारी में आपको हेल्प मिल जाएगी, है ना। और सिलेबस प्रॉपर कंप्लीट कीजिए, आपके सारे टॉपिक्स आपके कंप्लीट होने चाहिए। टोटल अर्थमेटिक में अगर मैं बात करूं बैंकिंग एग्जाम में, तो 10 से 12 ही टॉपिक है। अगर आप ये 10 से 12 टॉपिक कर लेंगे, तो इसके अलावा आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। बाकी का जो पार्ट है वो स्पीड मैथ्स का पार्ट है। आगे 3 से 4 टॉपिक हैं बैंक एग्जाम में स्पीड मैथ्स के, तो वो आप खुद से प्रिपेयर कर सकते हैं, उसके लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। क्योंकि जो सिंप्लीफिकेशन है, अप्रोक्सीमेशन है, ये पूरा आपका बोर्ड मार्क्स पे डिपेंड है। मतलब अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी है, तो आप उन टॉपिक्स को बहुत आसानी से क्रैक कर मतलब बना सकते हो। तो उसके लिए बस आप एक मॉक टेस्ट परचेस कर लीजिए, जिसमें आपको हर दिन एक क्वेश्चन मिलते जाए जिनकी आप तैयारी कर सकें। और बाकी जो अर्थमेटिक वाला जो हमारा पार्ट है, उसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप किसी भी टीचर को आप सेलेक्ट कर लीजिए जिसका आपको बढ़िया से समझ में आता है, और उसको फॉलो कीजिए, क्योंकि एग्जाम में आपको शॉर्टकट मेथड्स की जरूरत पड़ने वाली है। और दूसरी बात, एक बात और मैं बोलना चाहूंगा यहाँ पे कि ट्राई करिएगा कि किसी ना किसी टीचर की गाइडेंस में आप रहें। जरूरी नहीं है आप कहीं से कोचिंग ले रहे हैं तभी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, या पढ़ने जा रहे हैं तभी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, या तभी किसी टीचर से कनेक्ट रहे हैं। मेरा मानना यह है कि आप टीचर से कहीं ना कहीं कनेक्ट करें। टीचर से कनेक्ट रहने के बहुत सारे फायदे होते हैं। आपके बहुत सारे इश्यूज ऐसे होते हैं जो आप
सेल्फ प्रिपरेशन कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट ये जो सेल्फ प्रिपरेशन का एक तरीके से भूत सवार होता है ना, ये तब हमें सवार होना चाहिए जब हमारे पास एक बार सिलेबस कंप्लीट हो जाए, एक बार प्रिपरेशन डेवलप हो जाए, एक बार हमारी जो थॉट प्रोसेस है वो पूरी की पूरी कंप्लीट हो जाए। आप अगर स्टार्टिंग से, आप अगर इनिशिएटिव स्टेज में आप स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो मैं आपसे बिल्कुल भी सेल्फ प्रिपरेशन का बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूंगा। आप एटलीस्ट किसी ना किसी एक ऐसे टीचर से, भले वो आपका लोकल टीचर हो सकता है, आप ऑनलाइन कनेक्ट हो सकते हैं, कैसे भी करके गाइडेंस आप एक ना एक बार आप प्रॉपर लीजिए। एक बार आप गाइडेंस लेंगे और आपको कहीं ना कहीं वो चीज आपको हेल्प करेगी। सोशल मीडिया पे सब कुछ अवेलेबल है, फिर यूट्यूब पे अगर आप जाएंगे आपको सारा कंटेंट मिल जाएगा, सारा कंटेंट। जैसा कि सर ने कहा 90% ऑफ द सिलेबस तो आप यूट्यूब से कंप्लीट कर सकते हैं, बट मेरा कहना यह है कि फिर भी आप किसी ना किसी टीचर की गाइडेंस पे तो कहीं ना कहीं प्रॉपर रहे। बच्चे ने प्रश्न किया है कि आरबीआई जो ग्रेड बी है उसके बारे में थोड़ा सा बता दें। तो देखो, आरबीआई ग्रेड बी बैंकिंग एग्जाम तो जो बच्चे ऑलरेडी बैंकिंग एग्जाम में सेलेक्ट है ना, वो भी इस एग्जाम की तैयारी करते हैं। या मैं ऐसा भी कहूँ कि अगर सबसे बड़ा एग्जाम हम बैंक एग्जाम में देंगे तो वो है आपका आरबीआई ग्रेड बी का, ठीक है। और मतलब इसमें जो अप्रॉक्स सैलरी होती है वो 1 लाख के आसपास होती है आपकी। मतलब अगर हम एग्जाम की बात करें, चाहे एसबीआई हो या आईबीपीएस पीओ, तो उसमें पीओ की जो सैलरी है ना आपकी, वो अप्रॉक्स जो सैलरी है वो 60,000 के आसपास है। लेकिन जो आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर लेवल की जो पोस्ट है, इसमें सैलरी लगभग 1 लाख के आसपास होती है। तो और ये एक बैंक के एग्जाम में एक ऐसा एग्जाम है जिसके सिलेबस में थोड़ा सा चेंजेस है। मतलब नॉर्मल जो अभी हम एग्जाम की बात कर रहे थे उसमें क्या होता था कि प्रीलिम्स एग्जाम में का मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश, ये 3 सब्जेक्ट आते थे। आरबीआई ग्रेड बी का एग्जाम एक ऐसा एग्जाम है जिसमें प्रीलिम्स में आपके 4 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं। तो पहला जो सब्जेक्ट है वो है आपका जनरल अवेयरनेस का, जिसके 80 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके लिए आपको 80 मार्क्स मिलते हैं और इसके लिए जो टाइम अलॉट किया जाता है वो है आपका 25 मिनट का। सेकंड सब्जेक्ट जो है वो है आपका क्वांट या मैथ्स का, जिसके सिर्फ 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सिर्फ 30 मार्क्स का होता है और 25 मिनट आपको मैथ सेशन के लिए भी मिलते हैं। तीसरा सब्जेक्ट है आपका इंग्लिश लैंग्वेज का, तो यहाँ भी आपके 30 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, 30 मार्क्स होते हैं और 25 मिनट का टाइम यहाँ पे पूछा जाता है। और जो रीजनिंग का सब्जेक्ट है, इसके 60 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि 60 मार्क्स के होते हैं और इसके लिए आपको 45 मिनट का समय होता है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि जो मैथ्स और इंग्लिश जो है ना, इसके सिर्फ 30 क्वेश्चन आएंगे और 30 मार्क्स के होने वाले हैं और इसके लिए आपको 25 मार्क्स मिलने वाला है। लेकिन जो जनरल अवेयरनेस है, इसमें 80 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 80 मार्क्स होते हैं और इसके लिए आपको 25 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, 25 मिनट जो है वो आपको मिलते हैं। और रीजनिंग जो है, इसके टोटल 60 क्वेश्चन होते हैं, 60 मार्क्स होते हैं और इसके लिए आपको 45 मिनट होते मिलते हैं। तो टोटल 200 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, 200 मार्क्स के होते हैं और 120 मिनट का जो समय है ये आपको प्रीलिम्स एग्जाम में देखने को मिलता है। बाकी के जो अभी हमने एग्जाम की बात की थी उसमें सिर्फ 3 ही सब्जेक्ट होते थे, लेकिन यहाँ पे 4 सब्जेक्ट होते हैं। ये एक ऐसा एग्जाम है जिसमें जनरल अवेयरनेस जो है ये प्रीलिम्स में ही आपसे पूछ लिया जाता है। सर मीन्स वाली शीट देखो बेटा, अब बात करते हैं हम किसकी, मेंस एग्जाम की। नीचे होगा सर एग्जाम करके, नीचे यही। देखिए बेटा, जब आप प्रीलिम्स को क्वालिफाई करेंगे तो जो आपका मेंस है, अच्छा जो हमारा आरबीआई ग्रेड बी का पेपर है, ये एक ऐसा पेपर है जिसके मेंस एग्जाम में आपका मैथ्स वाला सेशन ये पूछा जाता है। इसमें 3 पेपर होते हैं, जिसमें फर्स्ट है आपका इकोनॉमिक्स एंड सोशल इशू। अच्छा, इसमें इकोनॉमिक एंड सोशल इशू वाला जो पार्ट है, इसमें 50% जो है ये आपका ऑब्जेक्टिव होता है, मतलब मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन होते हैं, आपको टिक करना होता है। और 50% जो पार्ट होता है ये आपका डिस्क्रिप्टिव होता है, मतलब आपकी राइटिंग वाला पार्ट होता है, ठीक है। तो इसमें जो आपके 50 मार्क्स का जो होता है ये आपका ऑब्जेक्टिव पेपर होता है और 50 मार्क्स जो होता है ये आपका डिस्क्रिप्टिव होता है। तो ऑब्जेक्टिव पेपर के लिए इकोनॉमिक्स एंड सोशल इशू में आपको 30 मार्क्स मिलते हैं और 50 क्वेश्चन के लिए आपको 30 मिनट का समय मिलता है। और जो आपका डिस्क्रिप्टिव वाला पेपर है ये टोटल 50 मार्क्स का होता है और इसके लिए आपको 90 मिनट का समय मिलता है। तो टोटल 100 मार्क्स का ये आपका फर्स्ट पेपर होगा, जिसके लिए आपको 120 मिनट का समय। सेकंड पेपर जो है ये आपका इंग्लिश है, इसमें राइटिंग स्किल होती है, मतलब इसमें ये पूरा पेपर जो है आपका डिस्क्रिप्टिव होता है और 3 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, ऐसे होता है और कुछ लेटर वाला पार्ट होता है। तो इसके ये 100 मार्क्स का होता है और इसके लिए आपको 90 मिनट का टाइम दिया जाता है। और जो थर्ड पेपर है आपके आरबीआई ग्रेड बी के फेज 2 में, ये है आपका फाइनेंस एंड मैनेजमेंट। तो ये भी आपका ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव, मतलब 50% पार्ट जो है वो आपका ऑब्जेक्टिव होने वाला है और 50% पार्ट जो है ये आपका डिस्क्रिप्टिव होने वाला है। सर जैसा कि यहाँ डिस्क्रिप्टिव लिखा है, तो ये क्या बच्चों को कंप्यूटर पे ही टाइप करके लिखना है? नहीं, इसके लिए आपको मतलब एक पेपर पे दिया जाता है, उसमें आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आपको राइटिंग मतलब राइटिंग में लिख के देना होता है उसको, ठीक है। तो इसमें भी दोनों 50-50 मार्क्स के हैं। और जो ऑब्जेक्टिव पेपर है इसके लिए आपको 30 मिनट का टाइम मिलेगा और 90 मिनट का टाइम जो है आपको डिस्क्रिप्टिव के लिए मिलेगा। जितने भी डिस्क्रिप्टिव वाले पेपर है उसमें आपको एक पेपर पेन दिया जाएगा और आपका आंसर राइटिंग करना पड़ेगा उसमें। बट जैसा कि पेपर 1 में लिखा हुआ है कि टू बी टाइप विद द हेल्प ऑफ द कीबोर्ड, तो अब अभी हो सकता है कि थोड़ा बहुत पैटर्न में चेंज हुआ है, जैसे इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज में तो यहाँ पे लिखा हुआ है, तो हो सकता है अभी ऑनलाइन
भी उन्होंने कुछ फॉर्मेट लाया हो, लेकिन इससे पहले जो एग्जाम होते थे वो हमारे डिस्क्रिप्टिव भी होते थे। सर इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। तो सर जो 50% डिस्क्रिप्टिव रहते हैं, ये जो पेपर 1 का है ये कंप्यूटर पे ही टाइप करना पड़ता है, लेकिन जो पेपर 2 है सर वो राइटिंग स्किल्स आपकी चेक करता है, और राइटिंग स्किल्स कभी भी आपकी कंप्यूटर पे या कीबोर्ड में चेक नहीं की जा सकती। वहां सिर्फ आपकी ग्रामर चेक की जा सकती है, आपकी टाइपिंग स्किल्स चेक की जा सकती है। तो पेपर 2 जो आपका है इंग्लिश का, वो कंप्लीटली आपको पेपर पे ही देना है। जो इंग्लिश वाला पार्ट है उसमें बेसिकली आपको लेसन वो ऐसे और लेटर राइटिंग वाला पार्ट आता है आपका, तो उसके 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और वो आपको पेपर पे ही राइटिंग करके देना होगा। इसके बाद ये फेज 2 के बाद आपकी इंटरव्यू की प्रोसेस हो जाती है और फिर आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाता है। सर मैं ये चीज हमारे बच्चे बहुत सारे उत्सुक होंगे जानने में कि एक बार आप अगर सिलेबस को भी डिकोड कर पाए कि इकोनॉमिक्स में बेसिकली क्या क्या सेक्शंस है। ऐसे इकोनॉमिक्स बहुत बृहद है, तो अगर हमारे बच्चे जान पाए कि इकोनॉमिक्स में क्या स्पेसिफिक टॉपिक्स हैं जो उनको पढ़ने हैं, और उनको पढ़ के वो ये एग्जाम में सफलता प्राप्त कर सकते। हाँ सर बिल्कुल, इकोनॉमिक्स के रिगार्डिंग सब जो चीजों को अगर मैं और बाइफरकेट करना चाहूँ, या मैं कहूँ अगर आपसे कि आप उनको और तरीके से अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है, तो सर देखिए कुछ बेसिक टॉपिक्स हैं जिनको अगर बच्चा प्रिपेयर कर ले तो वो एग्जाम में इसको इजीली क्रैक कर पाएगा। सर जैसे सबसे पहले क्वेश्चन आता है जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होनी चाहिए, स्पेशली आपका लाइक जीडीपी। सर जीडीपी की जो आपकी अंडरस्टैंडिंग है वो क्लियर होनी ही होनी चाहिए। लाइक जैसे जीडीपी इन्फ्लेटर क्या होता है, जीडीपी डिफ्लेटर क्या होता है, आपको सब जीडीपी एक तो इंपोर्टेंट रोल प्ले करता है। जीडीपी के बेसिस पे ही आपकी सब पॉलिसीज बनती है, बैंकिंग पॉलिसीज भी उसी के बेसिस पे डेवलप होंगी। गवर्नमेंट जो पॉलिसीज बनाती है वो भी जीडीपी को ध्यान में रखकर बनाती है। दूसरी बात सर, जैसे क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है लगभग जीडीपी इन्फ्लेटर और जीडीपी डिफ्लेटर क्या है। और सर इससे भी रिलेटेड और भी ऐसे टर्म है जो 8 से 10 टर्म इकट्ठे हो जाते हैं सिर्फ अकेले जीडीपी से रिलेटेड। सर आपको बच्चे को जीडीपी क्लियर होना चाहिए, जीएनपी क्लियर होना चाहिए। दूसरी बात सर, आरबीआई की पॉलिसीज कौन कौन सी हैं उस पर स्पेशली ध्यान दिया जाना चाहिए। आरबीआई के जो अभी राइट नाउ गवर्नर है शक्तिकांत दास, वो हर 3 महीने में कुछ ना कुछ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, तो वो बच्चे को प्रेस कॉन्फ्रेंस ध्यान देना ही चाहिए। दूसरी बात मैं कह रहा हूं कि जब साल भर में एक बार बजट आता है, आप बच्चे को बिल्कुल, चाहे वो यूपीएससी कर रहा हो, बैंक कर रहा हो, एसएससी कर रहा हो, चाहे वो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड हो या ना, सर वो जिस दिन बजट आता है ना, एक 1 फेब को, बच्चे को उस दिन सब कुछ छोड़ के उस दिन बैठ जाना चाहिए। क्योंकि सर वहां से डिसाइड होता है कि इकोनॉमी हमारी किस तरफ चलेगी। इकोनॉमी के क्वेश्चंस भी वहीं से डेवलप होते हैं, बिकॉज सर पॉलिसीज वहीं से निकल के आती है ना सामने हमारे। दूसरी बात, बच्चे को ये क्लियर होना चाहिए कि बैंक रेट क्या है, रेपो रेट क्या है, रिवर्स रेपो रेट क्या है, ये बच्चे को क्लियर होना चाहिए। सर ये सारी की सारी चीजों में क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं। दूसरी बात, हमारे देश के जो पॉलिटिशियंस हैं, मैं कहूँ चीफ मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर है, ये जब कोई पॉलिसीज बना रहे हैं तब किस स्कीम को कितना अलॉट कर रहे हैं, ये सारी की सारी चीजें क्लियर अगर बैंकिंग में बच्चे को अच्छे से क्लियर हो पाती है, देन डेफिनेटली वो अपने सिलेक्शन पे और ज्यादा क्लोज हो पाएगा। बस ये चीज अगर अच्छे से क्लियर कर लिया ना सर इकोनॉमिक्स में। दूसरी बात, कुछ ग्राफ्स है, जैसे कुछ ग्राफ्स अगर बच्चे ने क्लियर कर लिया ना, वो भी उसको क्लियर हो जाएंगे। तो सर बेसिकली है क्या, अगर बच्चे ने क्लियरली आपके इकोनॉमी में जो मेजर कॉन्फ्रेंस हो रही है उस पर ध्यान दे लिया, अलॉटमेंट कितना हो रहा है मनी का वो ध्यान दे लिया। दूसरी बात, हर 3 महीने में जीडीपी में क्या चेंजेस हो रहे हैं, लाइक जैसे कुछ समय पहले अगर हम बात करें तो जीडीपी सर ईयरली काउंट की जाती थी, बट नहीं, अब जीडीपी रेट क्वार्टरली काउंट करने लगे हम लोग। हमने ये चेंजेस कर दिए हैं। हमने ये देखना है कि लास्ट टाइम अक्सर जैसे कुछ क्वेश्चन होते हैं, आरबीआई ग्रेड भी यहाँ तक क्वेश्चन पूछ लेता है कि लास्ट टाइम 2006 में सर जीडीपी ग्रोथ रेट क्या था। दूसरी बात सर, हम जब इकोनॉमिक्स में एक गलती कर जाते हैं, बच्चे को क्वेश्चन ढंग से रीड करना चाहिए। क्या करना चाहिए, लाइक जैसे क्वेश्चन आया था 2017 में, क्वेश्चन आया था कि 2006 में जीडीपी ग्रोथ रेट क्या थी। सर ग्रोथ रेट पूछा था बच्चे ने, कि वहां पे ऑप्शन में आपकी जीडीपी जितनी थी वो भी दिया हुआ था और जीडीपी जो चेंज हुई वो भी दे दिया था। सर 3.6 दिया हुआ था और 3.9 दिया था, लेकिन उसने क्वेश्चन क्या पूछा, ग्रोथ रेट क्या है। अब बच्चे को सर 3.6 भी देखा और 3.9 भी देखा, लेकिन वहां पर बेसिकली पूछा क्या था, ग्रोथ रेट। दोनों के बीच का जो डिफरेंस था वो बता रहा है बच्चे को। तो ये थिंकिंग कब डेवलप होगी, जब बच्चे को क्वेश्चन अच्छे से पढ़ पाएगा, अच्छे से उसको वो समझ डेवलप हो जाएगी। तो उसके लिए बेसिकली सर जो मैंने कहा कि बच्चे ने अगर सारी चीजें प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट की है और सुनी है और सोची है और समझी है, तो डेफिनेटली वो उस क्वेश्चन को गलत करके नहीं आएगा। और इकोनॉमिक्स का सर अगर इतना पार्ट कंप्लीट कर लिया, ये तो मैंने मेन टॉपिक्स बताया, इनके भी सब टॉपिक्स होंगे। बच्चा अगर इनको और अच्छे से बाइफरकेट करेगा देन डेफिनेटली ज्यादा बड़ा सिलेबस है नहीं सर, ये एक अच्छी बात है। और सर एक छोटा सा सजेशन हो, हर एक बच्चे को जब आप प्रिपरेशन करने जाते हो, आप एक बुक आती है सर मार्केट में लूसेंट, आप उसको अपना साथी बनाइए। लूसेंट सर कभी भी कोई टीचर रिकमेंड करने से हमेशा बचता है सर, क्यों, क्योंकि लूसेंट एक छोटा सा मैं कहूँ ग्रंथ है। आज तक सर आप उठा के देख लीजिए, जिस जिस बच्चे ने कभी सिलेक्शन ली है उसके पास लूसेंट उसके साथी रही है। लूसेंट हमेशा से साथ में रहा है, क्योंकि सर वो एक छोटा सा एक ऐसा ग्रंथ है जो कि सब कुछ प्रोवाइड करा देता है, आपको सब कुछ बता देता है।
जीएस जीए में सबसे बड़ा अगर सिलेक्शन में आपका हेल्प करेगा तो वो है सर लुशियन डाटा। तो डेफिनेटली आई होप, आशा करूंगा कि सबके पास कहीं ना कहीं एक लुशियन रही हो। होनी चाहिए। जी सर। तो जैसा कि सर ने आपको बताया कि बेसिकली अगर आपको इकोनॉमी की तैयारी करनी है, इकोनॉमिक सब्जेक्ट की तैयारी करनी है, तो सबसे पहले आपको की टर्मिनोलॉजीज पे फोकस करना है। साथ ही साथ आपको जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, जो भी मनी या मॉनेटरी पॉलिसी से लेके, वो सारी आपको उनकी अच्छी समझ होनी चाहिए। साथ ही साथ सर मैं चाहूंगा कि आप रीजनिंग एबिलिटी या जो रीजनिंग सब्जेक्ट है उसको भी अगर उसका सिलेबस रिकॉर्ड कर पाए, या क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का भी अगर आप सिलेबस रिकॉर्ड करें। देखिए बेटा, सिलेबस जो है बैंक एग्जाम का मैंने कहा बिल्कुल भी चेंज नहीं है। सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आप किसी भी बैंक एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको हर एग्जाम के लिए अलग अलग चीजें पढ़ने की जरूरत नहीं है ना। सिलेबस आपका लगभग वही है जो आप दूसरे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करेंगे। तो यहाँ सामने भी लिखा हुआ है, जैसे अगर आप रीजनिंग की प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं तो कुछ फिक्स टॉपिक है जिनसे हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे आपका एक है अल्फाबेटिकल सीरीज, या ऐसे हम अल्फा न्यूमेरिक सीरीज के नाम से जानते हैं। तो इसके 5 क्वेश्चन जो है वो आपके बैंक एग्जाम में फिक्स होते हैं। मतलब एग्जाम में ऐसा है कि मतलब कुछ टॉपिक उनके फिक्स हैं जिनके क्वेश्चन हर बार आते हैं। मतलब उन्होंने प्रीलिम्स एग्जाम में 5 से 6 टॉपिक ऐसे दे रखे हैं जिनसे उनको 5-5 क्वेश्चन देते हैं। जैसे कि अल्फा न्यूमेरिक सीरीज है, या तो वो अल्फा न्यूमेरिक सीरीज देगा या फिर वो आपको कोडिंग डिकोडिंग देगा। तो दोनों में से कोई ना कोई एक टॉपिक आपके सामने एग्जाम में आने वाला है। तो सिलेबस की अगर मैं बात करूं तो अल्फा न्यूमेरिक सीरीज से आपके क्वेश्चन बनते हैं, कोडिंग डिकोडिंग से आपसे क्वेश्चन बनते हैं। कोडिंग डिकोडिंग के अंदर एक टॉपिक और है जिसको हम चाइनीज कोडिंग के नाम से जानते हैं। तो उससे भी अभी पिछले 3-4 साल में 5-5 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। सिलोगिज्म से हमेशा 5 क्वेश्चन बनते हैं। डायरेक्शन, दिशा दूरी और ब्लड रिलेशन, इससे भी आपके 3-3 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। इनइक्वालिटी से हमें 5 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। सिटिंग अरेंजमेंट और पजल, ये टॉपिक रीजनिंग में सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से 10 से 15 क्वेश्चन भी देखने को मिलते हैं। किसी किसी एग्जाम में 2 सिटिंग या 2 पजल पूछी जाती हैं, और या फिर कई बार ऐसा होता है कि 3-3 पजल या 3-3 सिटिंग अरेंजमेंट पूछी जाती है। अब सिटिंग अरेंजमेंट के अंदर क्या होता है कि कुछ फिक्स क्वेश्चन है, जैसे कि एक सर्कुलर टेबल वाले क्वेश्चन बनते हैं जिसमें एक सर्कुलर टेबल पर 8 लोग बैठे होते हैं, या 7 लोग बैठे होते हैं, या 6 लोग बैठे होते हैं। फिर थोड़ा सा उनको अगर थोड़ा सा और हार्ड लेवल पर क्वेश्चन बनाना है तो वो इनसाइड आउटसाइड वाले क्वेश्चन बना देते हैं कि एक सर्कुलर टेबल पे 8 लोग बैठे हैं जिसमें 4 लोग इनसाइड फेस करके बैठे हैं, 4 लोग आउटसाइड फेस करके बैठे हैं। तो वो क्वेश्चन भी आपसे बनते हैं। तो ओवरऑल सिटिंग अरेंजमेंट और पजल जो है यहाँ से 15 से 20 क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में बन जाते हैं। मतलब मिनिमम 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और मैक्सिमम कई बार ऐसा देखा है कि 20-20 क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, मशीन इनपुट आउटपुट एक ऐसा टॉपिक है जो आपके मेंस एग्जाम में पूछा जाता है, ये प्रीलिम्स में नहीं पूछा जाता है। साथ ही साथ स्टेट अजम्पशन वगैरह है, जो कथन निष्कर्ष वगैरह जो हमारे टॉपिक है, ये भी आपके मेंस के टॉपिक में पूछे जाते हैं, ये प्रीलिम्स में नहीं पूछा जाता है। कॉज एंड इफेक्ट भी जो है ये भी आपका मेंस में पूछा जाता है, और जितने भी आर्ग्यूमेंट और कंक्लूजन वाले क्वेश्चन है ये भी आपके मेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। प्रीलिम्स एग्जाम में मैं आपको बता चुका हूं कि भाई अल्फान्यूमेरिक सीरीज, सिलोगिज्म, इनइक्वालिटी, डायरेक्शन, ब्लड रिलेशन और पजल और सिटिंग अरेंजमेंट, अगर अभी 5 से 6 टॉपिक प्रिपेयर कर लेंगे तो आपका कोई भी प्रीलिम्स का एग्जाम जो है वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अगर क्वांट की बात करें तो अर्थमेटिक के टॉपिक में आपको बता दे रहा हूँ कि अर्थमेटिक के टॉपिक है हमारे परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस का एक सब टॉपिक है जो कि डिस्काउंट के नाम से जाना जाता है। फोर्थ टॉपिक है हमारा रेशियो प्रपोर्शन, सिंप्लीफिकेशन, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क का एक सब टॉपिक है जिसे हम पाइप सिस्टम या नल और टंकी के नाम से जानते हैं। फिर आपका नंबर सीरीज एंड नंबर सिस्टम, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, टाइम स्पीड डिस्टेंस के अंदर भी एक सब टॉपिक बनता है जो कि ट्रेन्स वाले क्वेश्चन होते हैं, और बोट एंड स्ट्रीम, और अभी एक रिसेंट टॉपिक ऐड किया गया है जिसे हम रेस के नाम से जानते हैं। इसके बाद है आपका मिक्स्ड एंड एलिगेशन, एवरेज, एज, पार्टनरशिप और मेंसुरेशन 2D और 3D दोनों से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसके बाद प्रोबेबिलिटी, परमिटेशन, कॉम्बिनेशन से आपका जो अर्थमेटिक है उसमें एक क्वेश्चन बनता है, और जो डेटा इंटरप्रिटेशन है आपका ये पूरा अर्थमेटिक पे टिका हुआ है। अगर आपके अर्थमेटिक के टॉपिक अच्छे हैं तो डीआई आप बना सकते हैं, मतलब डीआई के लिए आपको अलग से डीआई की प्रिपरेशन नहीं करनी है। अगर आप अर्थमेटिक के सभी टॉपिक्स को प्रिपेयर कर लेंगे तो वो बच्चा जिसको अर्थमेटिक के सभी टॉपिक की नॉलेज है वो किसी भी तरह की डीआई को सॉल्व कर सकता है। ठीक है, इसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसके भी 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और एक कंपेरिजन क्वांटिटी का टॉपिक होता है। अब ये कंपेरिजन क्वांटिटी बहुत लोगों को समझ में नहीं आता है कि भाई ये क्या टॉपिक है। तो ये कोई टॉपिक नहीं है, इसमें क्या होता है कि जो हमारे अर्थमेटिक के टॉपिक्स हैं ये उसी के आपको 2 क्वेश्चन दे देंगे, और दोनों क्वेश्चन से आपको वैल्यू फाइंड करनी है, और वो उन दोनों क्वांटिटी को कंपेयर करने के लिए आपसे पूछता है कि मतलब कौन सी वैल्यू बड़ी होगी, कौन सी वैल्यू छोटी होगी। तो 2 अर्थमेटिक क्वेश्चन से जब आपको आंसर मिल जाते हैं तो उन्हीं को कंपेरिजन के फॉर्म में पूछ लिया जाता है, उसे हम क्वांटिटी कंपेरिजन के नाम से जानते हैं। बाकी इंग्लिश का सिलेबस मैं आपको बता ही चुका हूँ कि भाई इंग्लिश में ग्रामर का पोर्शन है, तो ग्रामर के पोर्शन के लिए आपको पूरे ग्रामर रूल याद करने पड़ेंगे, जिसमें आपको पूरा पार्ट ऑफ स्पीच आ जाता है, जिसमें नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब, एडजेक्टिव,
है ना, नरेशन, वॉइस हो गया आपका, और प्रीपोजिशन हो गया आपका, फ्रेजल वर्ब है। तो ग्रामर के इन टॉपिक्स को आप प्रिपेयर कीजिए, तो जो एरर फाइंडिंग वाले क्वेश्चन होते हैं वो आप ग्रामर रूल याद करके बना सकते हैं। इसके बाद सेकंड हमने आरसी की बात की थी कि रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। तो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन सर ने आपको बता दिया है कि जब आप न्यूज़पेपर रीड करेंगे या आप कोई अच्छी सी बुक रीड कर लें, मतलब अगर आप डेली रीडिंग हैबिट डेवलप कर पाएंगे तो आपका जो आरसी वाला पार्ट है वो बहुत अच्छे से स्ट्रांग हो जाएगा। अब जो कॉम्प्रीहेंशन पैसेज है ये भी आपका आरसी का पार्ट है, क्लोज टेस्ट भी आपका आरसी का पार्ट है। तो इसके बाद पैरा जंबल आता है, ये भी आपका रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन का पार्ट है। अगर आपकी रीडिंग अच्छी है तो पैरा जंबल में क्या होता है कि आपको 4 लाइन दे दी जाती है और आपको उनको एक ऑर्डर में जमाना होता है, मतलब एक पैराग्राफ लिखा होता है और उसमें क्या होता है कि उसमें उसको ऊपर नीचे मतलब जंबल कर दिया जाता है, तो आपको उनको एक प्रॉपर ऑर्डर में जमाना होता है। तो अगर आपकी रीडिंग स्किल अच्छी है तो आप उसको बहुत आसानी से अरेंज कर सकते हो, बहुत आसानी से आप 5 से 3 नंबर ले सकते हैं, ठीक है। बाकी फिलर वगैरह है तो ये भी आपका वोकेब का ही पार्ट होता है, इसमें ग्रामर, वोकेब सब कुछ इंक्लूड होता है। और लास्ट में आपका वोकेबुलरी, तो वोकेबुलरी में मैंने आपको बताया था कि भाई 4 ही चीजें आती हैं। पहला है सिनोनिम या पर्यायवाची, दूसरा है आपका एंटोनिम जो कि विलोम शब्द है, और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन यानी कि एक शब्द में उत्तर देना होता है, और ईडियम फ्रेजेस या आप इनको बोल सकते हैं जिनमें मुहावरे वगैरह आ जाते हैं। तो इंग्लिश का जो पार्ट है वो बहुत छोटा सा सिलेबस है, आप बहुत आसानी से प्रिपेयर कर सकते हैं। जीए का बारे में नॉलेज आपको समझने देंगे। देखिए, जनरल अवेयरनेस की बात करूं तो जनरल अवेयरनेस में हम इकोनॉमिक्स के बारे में बात कर चुके हैं। अब एक जो मेन टॉपिक है जिसके रिगार्डिंग बच्चा हमेशा कंफ्यूज रहता है वो है करंट अफेयर्स। मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था, अगर आपको याद हो, कि आप न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट। न्यूज़पेपर पढ़ने से पहले सबसे पहले आपको क्या क्लिक होना चाहिए? सिलेबस। अगर आपको सिलेबस याद है तो आपको न्यूज़पेपर देखते से ही आपकी आंखें चमक उठेंगी कि आपको न्यूज़पेपर में क्या क्या पढ़ना है। लाइक कोई भी इंटरनेशनल न्यूज आई, लाइक जैसे अभी वॉर चल रहा है तो वॉर में कौन कौन से आपके जो वॉरफेयर में आपके हथियार यूज किए जा रहे हैं वो आपको पता होना चाहिए। क्या कोई केमिकल यूज किया जा रहा है? क्या राइट नाउ कोई भी ऐसे एमओयू साइन किए जा रहे हैं क्या? जैसे रिसेंटली अभी स्विगी है, स्विगी ने कुछ फ्रॉड्स पकड़े कि कस्टमर्स उनके साथ फ्रॉड कर रहे हैं तो उन्होंने शील्ड के साथ साइन किए। एआई से रिलेटेड कोई भी अगर बड़ी खबर इस समय आ रही है क्या? जैसे केरल में राइट नाउ अभी एक इंडिया की फर्स्ट रोबोटिक फीमेल टीचर आइरिस को एस्टेब्लिश किया गया है, तो ये अपने आप में एक यूनिक न्यूज हुई। नेशनल न्यूज अगर कोई भी डेवलप हो रही है, कहीं से भी डेवलप हो रही है, कोई भी मेजर समिट किया जा रहा है, लाइक G20 हो रहा है, मान के चलिए ब्रिक्स समिट अगर हम होल्ड कर रहे हैं, कोई भी मेजर समिट अगर किया जा रहा है, जैसे प्रवासी भारतीय इंदौर में किया गया था इस साल, तो ये आपको एट द सेम टाइम वहीं से कट करके रख लेना है। कट करके रख लेना, इन द सेंस पेपर नहीं काट लेना, आपको वहां से न्यूज अपने दिमाग में रख लेना है, आपको नोट डाउन कर लेना है वो चीज और उसको 1-2 बार रीड करना है। दूसरी बात हम बात कर लेते हैं नेशनल न्यूज के अलावा इंटरनेशनल। इंटरनेशनल राइट नाउ देखिए, दुनिया में इस समय अगर मैं 2024 की बात करूं तो वॉर में झुकी हुई है एक तरीके से। अभी राइट नाउ हमारे यहाँ एक तरीके से इकोनॉमी बहुत ज्यादा अफेक्टेड हो रही है इसकी वजह से, बिकॉज जस्ट कहीं ना कहीं ट्रेड अफेक्ट हो ही रहा है, ठीक है। दूसरी बात, इसकी वजह से कहीं ना कहीं समिट्स भी बहुत ज्यादा हो रही है, जैसे राइट नाउ अभी एससीओ की समिट हुई है, ब्रिक्स समिट हुई है, कॉन्फ्रेंसेस चल रही है। आपको इनफैक्ट एक कमांड रखनी है। आप एक न्यूज़पेपर अगर आप पढ़ रहे हैं डेफिनेटली न्यूज़पेपर आपका पूरा जनरल अफेयर्स का जो करंट अफेयर्स है उसका एक सोर्स आपका हो जाता है। फाइनेंशियल अवेयरनेस की हमने बताया था, जैसे इकोनॉमिक्स से जब हम बात कर रहे थे, तो आरबीआई और सेबी के नोटिफिकेशंस क्या है, इनकी कौन सी कॉन्फ्रेंस हो रही है, कौन कौन से रूल्स एंड रेगुलेशंस निकाल रहे हैं, क्या ट्रेडिंग पे कहीं कोई टैक्स लगा है या टैक्स घटाया जा रहा है या बढ़ाया जा रहा है, सेबी ने किन किन कंपनियों पर रेगुलेशंस जारी की है, क्या आरबीआई ने किसी बैंक को नोटिस जारी किया है, क्या आरबीआई ने किसी बैंक का जो लाइसेंस है वो छीना है, जैसे रिसेंटली पेटीएम पर कार्रवाई की थी, क्या आरबीआई ने किसी मेजर बैंक को कोई भी गाइडलाइंस जारी किया गया। आरबीआई कभी भी ऑर्डर नहीं देता किसी बैंक को, वो सिर्फ और सिर्फ गाइडलाइंस जारी करता है और आरबीआई का गाइडलाइंस ही अपने आप में क्या हो जाता है, एक ऑर्डर हो जाता है। दूसरी बात, राइट नाउ मैं कहूं कि स्टार्टिंग में आपको याद हो तो वॉर चल रहा है, तो डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज क्या कर रही है, अपनी जो एलाइज होती हैं, जो अपने मित्र देश है, उनके साथ मिलकर मिलिट्री एक्सरसाइज करती हैं, ड्रिल्स करती हैं, और साथ ही साथ डिफेंस सेक्टर में लोग अपना बाकी कंट्रीज अपना बजट बढ़ा रहे हैं, तो उसमें भी हमारी नजर होनी चाहिए कि हम कहाँ क्या डेवलप कर रहे हैं, हम कहाँ नए रोड्स बना रहे हैं, रोड्स के लिए बजट कितना अलॉट कर रहे हैं, ये सारी की सारी चीजें आपकी अगर आसपास होनी चाहिए। दूसरी बात, साल भर में कौन कौन से बड़े डेट्स आए हैं। दूसरी बात, आजकल जितने भी डेज सेलिब्रेट किए जा रहे हैं सबकी कुछ ना कुछ थीम होती है, हर एक की कुछ ना कुछ डे की थीम तय की जा रही है। ऐसा नहीं है डायरेक्टली उठा के कोई सा भी डे सेलिब्रेट कर रहे हो तो आप कुछ भी दे रहे हो, नहीं। जैसे राइट नाउ प्रवासी भारतीय इंदौर में सेलिब्रेट किया गया था, तो उसके रिगार्डिंग भी कुछ थीम बनाई गई थी कि इन लोगों को इंडिया की आत्मा से जोड़ें, ये थीम बनाई गई थी। वर्ल्ड स्पाइस डे सेलिब्रेट किया गया था, तो उसमें बनाया गया कि री इमेजिन करेंगे, री इन्वेस्ट करेंगे और रिकंस्ट्रक्ट करेंगे इसको हम, क्योंकि देश की हमारी पहचान पुरातन समय से स्पाइसेस से रही है। साथ ही साथ ऐसे कौन सी ऐसी पर्सनैलिटीज हैं जो मेजर अपॉइंटमेंट्स किए जा रहे हैं, क्या कोई मेजर अपॉइंटमेंट्स इस टाइम पे किया गया है कि नहीं किया गया है। जैसे राइट नाउ मैं कहूँ इंडिया के सीजीआई चेंज किए गए हैं, तो किसने इस्तीफा दिया है, कुछ चीफ मिनिस्टर्स चेंजेस हो रहे हैं, क्या कोई गवर्नर चेंजेस हो रहे हैं, क्या कहीं पे एलजी चेंजेस हो रहे हैं, कहीं पे गवर्नमेंट चेंजेस हो रही है, तो न्यू चीफ मिनिस्टर कौन आया है, एक्स चीफ मिनिस्टर कौन है,
ये सारी की सारी चीजें आपको पता होना ही होना चाहिए। साथ ही साथ मैंने आपको याद हो तो स्पोर्ट्स के बारे में बताया था, तो राइट नाउ क्या कोई मेजर टूर्नामेंट्स चल रहे हैं क्या, कोई ऐसी सीरीज हुई है क्या जिसमें कोई मेजर चेंजेस हुआ हो। दूसरी बात, ये बात याद रखिएगा, जब आप दुनिया के सीरीज देख रहे हो किसी भी टूर्नामेंट्स में, तो इंडिया से रिलेटेड टूर्नामेंट्स तो आपके क्लियर होने ही होने चाहिए। दूसरी बात, आपको पता होना चाहिए कि जीत कौन रहा है और हार कौन रहा है। जीत हार के बाद में एक चीज और होती है जो आपको वहां पे और अच्छे से क्लियर होनी चाहिए, कि साथ ही साथ क्या कोई वर्ल्ड रिकॉर्ड क्रिएट हो रहा है क्या इसमें, क्या कोई ऐसा रिकॉर्ड क्रिएट हो रहा है क्या कि जो आने वाले सालों तक जिसकी हम उम्मीद रख सकते हैं जो ना टूटे, क्यों, वो अपने आप में एंटिक हो जाएगा, यूनिक हो जाएगा, तो वो अपने आप में एक क्वेश्चन पेपर में अपने आप जगह क्रिएट कर लेगा। साइंस एंड टेक में कोई बड़ा डेवलपमेंट क्रिएट हो रहा है क्या राइट नाउ, जैसे हम कहें क्या हमारा साइंस के सेक्टर में हमने कोई ऐसी खोज की है क्या, जैसे राइट नाउ हमने जैसे डिस्कस किया, क्या कैंसर के रिगार्डिंग कोई भी चीज डेवलप हुई है क्या, गवर्नमेंट क्या इनिशिएटिव दे रही है कैंसर की टेबलेट्स के रिगार्डिंग या कैंसर की मेडिसिन के रिगार्डिंग, क्या हम और भी ऐसी चीजें हैं जो हम डेवलप कर रहे हैं टेक्नोलॉजी के स्पेस में। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें हमें पता होना चाहिए। एनवायरमेंट से रिलेटेड क्या कोई भी, जैसे इस बार 5 जून को नरेंद्र मोदी जी ने सेलिब्रेट किया था वर्ल्ड एनवायरमेंट डे, तो वहां पे क्या आप देखिए इंदौर में एक बड़ा केस हुआ था, मतलब केस क्या इवेंट बोलूंगा इसको मैं, कि एक दिन में 11 लाख पेड़ लगाए गए। तो ये आपको पता होना चाहिए ना, करंट अफेयर्स में एक डेवलप होनी चाहिए। बैंकिंग इकोनॉमी रिलेटेड न्यूज हम ऊपर कवर कर चुके हैं, गवर्नमेंट स्कीम्स हम बता चुके हैं आपको, बुक्स एंड ऑथर्स ये कुछ लिमिटेड आपको पता होना चाहिए, ज्यादा है भी नहीं। अगर आप 500 के अप्रोक्स आपको याद है देन डेफिनेटली आपको हो जाएगा। चीफ मिनिस्टर्स और कैबिनेट मिनिस्टर्स, जहां जहां गवर्नमेंट चेंज हो रही है वहां के आपको याद होना चाहिए, और स्पेशली जो मेजर पोर्टफोलियोज है वो आपको क्लियर होने चाहिए। कौन कौन से नए नेशनल पार्क्स और सेंचुरीज डेवलप की जा रही हैं, क्या अभी हाल ही में कोई भी हॉटस्पॉट बनाया गया, जैसे मैं वेस्टर्न घाट को लूं तो अभी वहां पे बटरफ्लाईज कुछ डिफरेंट स्पीसीज पाई गई है, क्या उनके रिगार्डिंग कुछ मेजर चेंजेस हुए, क्या गवर्नमेंट उनके लिए कुछ अलॉटमेंट कर रही है क्या नहीं कर रही है राइट नाउ। जैसे यूपी में कुछ मेजर एयरपोर्ट्स डेवलप किए गए हैं राइट नाउ, सबसे बड़ा स्टेडियम कहाँ है हमारे यहाँ, ये हमें इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। दूसरी बात, इंडिया की कुछ मेजर ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके रिगार्डिंग उनकी हेडक्वार्टर्स कहाँ पे हैं या उनकी जो ब्रांचेस हैं वो कहाँ पे डेवलप की जा रही, ये पूरा का पूरा पोर्शन अगर आप न्यूज़पेपर रेगुलरली पढ़ रहे हैं तो डेफिनेटली मैं बोलूंगा कि ये सारी की सारी चीजें हमने जो देखी, बुक की तरफ जाने का आपको रेयर ऑफ द रेयरेस्ट मौका मिलेगा। अगर आप डेली बेसिस पे न्यूज़पेपर कवर करते हैं तो आप इसको डेफिनेटली कवर कर पाएंगे। सर थोड़ा सा ऊपर ये देखिए, जैसे ऑर्गेनाइजेशन हेडक्वार्टर्स, बैंक हेडक्वार्टर्स एंड टैगलाइंस। बैंक हर बार अपने हमेशा थीम निकाल दिए, जैसे हमेशा अमृतकाल के रिलेटेड कोई योजना निकाल दी, 75th हमारी इंडिपेंडेंस डे था तब कोई योजना निकाल दी, कोई स्कीम निकाल दी, तो उसके रिगार्डिंग। पावर प्लांट्स हमारे यहाँ कौन कौन से हैं ये भी आपको पता होना चाहिए, जैसे मुंबई में हमारे कोई पावर प्लांट से रिलेटेड सबसे पहले ये कि आपके कोल बेस्ड है या फिर यूरेनियम बेस्ड है या न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट्स है, ये आपको पता होना चाहिए। और एक सबसे बड़ी बात, आर्ट एंड कल्चर पोर्शन आप कंप्लीट प्रिपेयर करके रख लीजिए। क्यों आर्ट एंड कल्चर अगर आपका प्रिपेयर है डेफिनेटली आप पिछले 3 से 4 साल के एग्जाम निकाल लीजिए, 3 से 4 क्वेश्चन आ रहा है, ये भी नहीं कि 1 से 2 आ रहा है, 3 से 4 क्वेश्चन लगातार आ रहा है। और साथ ही साथ आसपास के, जब मैंने आपसे कहा कि आसपास के देशों के समिट्स याद करेंगे आप, तो कौन अटेंड कर रही है, कौन सी कंट्री अटेंड कर रही है, कौन सा देश ज्वाइन कर रहा है, कौन सा लीडर वहां से आके ज्वाइन कर रहा है, एक ये भी क्लियरिटी डेवलप करिए। और दूसरी बात एक चीज और लास्ट में करिएगा कि एशिया की जितनी भी कंट्रीज हैं सबके कैपिटल्स और सबकी करेंसीज, ये भी आपको क्लियर होना चाहिए। ये पूरा स्टैटिक पोर्शन है जो इसमें से रेयर ऑफ द रेयरेस्ट चीजें चेंज होती है, जो कि एक स्टेबल है जिसमें कोई चेंज आना नहीं है, इसलिए तो हम इसको स्टैटिक बोल। सर प्लीज। थैंक यू सो मच सर कि आपने हमें बताया कि आखिरकार आरबीआई बी ग्रेड की क्या क्या कैसे तैयारी करनी है, क्या स्ट्रेटेजी हो सकती है, और साथ ही साथ आपने हमें बताया कि सिलेबस को आपने बहुत अच्छे से डिकोड किया। नाउ वी आर ओपनिंग अप दिस प्लेटफॉर्म फॉर क्वेश्चंस। अगर आप किसी को भी किसी भी प्रकार का डाउट है तो यू कैन डायरेक्टली आस्क टू आवर रिसोर्स पर्सन, ही विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट ऑन दैट। आप सभी अपने आप को अनम्यूट करके अपना जो क्वेश्चन है उसको चैट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं, तो हम सारे प्रश्न को धीरे धीरे एक एक कर लेंगे और सभी प्रश्नों के जवाब देने की कोशिश करेंगे। सर एक बच्चे का प्रश्न है, राहुल साहू, वो पूछ रहे हैं आईबीएस पीओ परीक्षा में कम समय में अधिकतम संख्या में प्रश्न हल करना हो, मतलब टाइम कम है और क्वेश्चन की जो संख्या ज्यादा है तो कम समय में हमें क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ता है, तो उसमें क्या हमें फॉर्मूला या ट्रिक्स को याद होना आवश्यक है? ऐसी कोई पुस्तक सजेस्ट करिए आप, ताकि वो जो फॉर्मूला और ट्रिक्स उसमें दी हो और वो उसकी बुक की मदद से ये सारी चीजें कर सके। देखिए बेटा, सबसे पहले तो क्या है ना कि ट्रिक वगैरह जो है ना ये हर जगह काम नहीं करती है। मतलब आप ट्रिक वगैरह याद कर सकते हो, लेकिन अगर आप हर चैप्टर के लिए अगर आप ट्रिक वगैरह याद करने लगेंगे ना तो आप कितनी ट्रिक याद करेंगे। तो मैंने वही कहा है कि जब आप सिलेबस कंप्लीट करेंगे ना तो आप एक मेंटर ढूंढिए सबसे पहले तो, है ना। क्या है कि अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो आप बुक ही आपके लिए एक सोर्स होगा, बट बुक से सबसे बड़ी समस्या ये है कि आपको नॉलेज तो हो जाएगा लेकिन उसको एग्जाम में हमें कम समय में कैसे सॉल्व करना है वो मेथड आपको या तो किसी ऑफलाइन इंस्टीट्यूट से मिलेंगे
या फिर आप ऑनलाइन किसी टीचर से प्रिपेयर कर लीजिए। तो ट्रिक वगैरह कहीं कहीं पे तो काम कर जाती है, लेकिन ट्रिक में ये हो जाता है कि फिर वो एक फिक्स पैटर्न के क्वेश्चंस में ही अप्लाई होती है ना। लेकिन अगर एग्जाम में आजकल क्या है कि थोड़ा सा लैंग्वेज पे अगर एग्जामिनर ने कुछ चेंज कर दिया, तो फिर आप थोड़ा सा वहां पे कंफ्यूज हो सकते हो। तो मैं ये कहूंगा कि आप कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग कीजिए, और उन कॉन्सेप्ट से जो शॉर्टकट मेथड्स बनते हैं ना, उन पे फोकस कीजिए। तो शॉर्ट ट्रिक के लिए तो मैं ऐसा कोई बुक सजेस्ट नहीं करूंगा आपको, क्योंकि शॉर्ट ट्रिक के लिए बहुत ज्यादा बुक्स आती नहीं है। तो मैं ये कहूंगा कि आप किसी भी मेंटर को ढूंढिए, मतलब जिसका भी आपको, अगर आप ऑनलाइन प्रिपेयर करना चाह रहे हो तो आप ऑनलाइन कोई भी टीचर देख लीजिए, बहुत अच्छे अच्छे टीचर पढ़ा रहे हैं, और आप एक बार उनसे अपना सिलेबस कंप्लीट कीजिए। और उनके जो बताए हुए जो मेथड्स है ना, अगर आप उनसे क्वेश्चंस को बनाएंगे तो आपको इन शॉर्ट ट्रिक्स की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और बुक्स तो खैर मैं सजेस्ट नहीं करूंगा शॉर्ट ट्रिक के लिए, क्योंकि मार्केट में बहुत ज्यादा बुक्स अवेलेबल नहीं है। और अगर आप कोई बुक ले भी लेंगे, अगर जैसे मार्केट में अगर आपको किताब मिल भी रही है ट्रिक के लिए, तो उसमें सबसे बड़ी समस्या ये है कि हर टॉपिक में हर क्वेश्चन के लिए आपके लिए एक शॉर्ट ट्रिक लिखी होगी। तो इतना ट्रिक जो है वो मतलब हमारे लिए याद करना पॉसिबल नहीं है। जैसे पहले के समय पे जब मैं भी स्टार्टिंग में जब प्रिपेयर कर रहा था, तो हमारे टाइम पे एक मेरे फ्रेंड ने मुझे सजेस्ट किया था कि ट्रिकी करके एक बुक आती थी उस समय पे। तो जब मैंने उस बुक को देखा था, तो स्टार्टिंग में मुझे बहुत अच्छा लगा था कि हाँ यार, इस क्वेश्चन को इस ट्रिक से बना सकते हैं। लेकिन एक समय के बाद मुझे समझ में आया कि इस तरीके से अगर करेंगे तो कितनी ट्रिक्स को हम याद करेंगे। तो सबसे अच्छा ये है कि आप कहीं से भी अपना सिलेबस कंप्लीट कीजिए, और जिस भी टीचर से आप कंप्लीट करेंगे ना, तो वो हर टॉपिक के आपको कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करेगा, और उन क्वेश्चन को कैसे आप कम समय में हल कर सकते हैं वो भी आपको बताएंगे। तो आप उन मेथड को फॉलो करेंगे तो आप बहुत आसानी से एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। और यहाँ पे थोड़ा सा मैं एक चीज और बता दूं, अगर आपको ट्रिक चाहिए तो ट्रिक एक मैं बता देता हूँ जो आपको डेफिनेटली हेल्प करेगी। वो ट्रिक है सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस। आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे और जितना मैक्स टू मैक्स टाइम प्रैक्टिस को दे पाएंगे, डेफिनेटली देखिए आपको अगर ये हेल्प ना करे तो मुझे आप कॉल करके आप जो सुनाना चाहेंगे मुझे सुनाइए। डेफिनेटली, बिकॉज आप देखिए क्वेश्चंस, मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है कि मैथ एक ऐसा टॉपिक है, मैं सब्जेक्ट नहीं बोलूंगा उसको, एक ऐसा टॉपिक बोलूंगा जिसमें आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस कर पाएंगे ना, वो उतना इनहेंस होता जाता है। उसमें आप जितने मान के चलिए, कोई भी एक टॉपिक ले लीजिए, सिंप्लीफिकेशन है, आप सिंप्लीफिकेशन के आप इतने क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लीजिए कि आप एग्जाम में जब वो क्वेश्चन आएगा या उससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, तब आपको ट्रिक अपने माइंड में अपने आप डेवलप हो जाएगी। बुक्स आपको एक लिमिट क्राइटेरिया में रख देंगी, आपको लिमिटेड कर देंगी, लेकिन आपको प्रैक्टिस कभी भी आपको लिमिटेड नहीं करेगी। प्रैक्टिस इज द बेस्ट ट्रिक दैट इंडिया हैज एवर हैड। आपको करनी चाहिए सबसे बेस्ट, अगर आप प्रैक्टिस कर पाओ ना, और जितने ज्यादा क्वेश्चन, मैं तो कह रहा हूँ कि आप, एक लिमिट होती है ना, वो लिमिट भी तोड़ो। आप तो अपने आप को, ये उंगली है जो आपकी उंगली है ना, ये आपका जब लगेगा यार ये टूट कर गिर ना जाए, आप तब तक प्रैक्टिस करिए। डेफिनेटली मैं आपको इस बात की श्योरिटी दे सकता हूँ कि आपको कभी भी किसी बुक की तरफ जाने की या किसी भी फॉर्मूला या ट्रिक की तरफ जाने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। जी सर, मनोहर लाल विश्वकर्मा, आपने अपना हैंड रेस किया हुआ है। अगर आपको प्रश्न है तो आप अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। और देवास, आपने भी हैंड रेस किया हुआ है। यस सर, मेरी कुछ क्वेरीज है रिसर्च पर्सन से बैंकिंग के संबंध में। सर मैं बताना चाहूंगा, मैं 2018 से आरक्षक हूँ सर। सर मेरा ये क्वेश्चन था कि सर डिस्क्रिप्टिव की क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, और ऐसे राइटिंग कैसे प्रिपेयर करें देखिए, आईपीएस और एसबीआई के लिए? ऐसे राइटिंग के लिए देखिए कुछ फिक्स टॉपिक पे ही हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप प्रीवियस ईयर के अगर पेपर को एनालाइज करेंगे कि भाई कौन कौन से डिस्क्रिप्टिव में टॉपिक पूछे गए हैं, तो आप उन टॉपिक्स पे रिलेटेड देखिए। एक तो ये है कि कई बार क्या होता है, करंट अफेयर से रिलेटेड टॉपिक भी आते हैं, लेकिन ज्यादातर क्या होता है कि ऐसे में फिक्स टॉपिक होते हैं, वो कोई भी आपको एक टॉपिक दे देता है। और अभी जो मैंने देखा है उसमें ये है कि करंट अफेयर से रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं हमारे, जैसे नेशनल इंटरनेशनल न्यूज वगैरह हो गई है। देखो लेटर में तो वही फॉर्मल और इनफॉर्मल वाले लेटर्स आते हैं आपके, तो वो तो आप उनका फॉर्मेट वगैरह याद कर लेंगे, तो वो जो भी आपको टॉपिक देंगे आप उसको लिख सकते हैं, उसमें तो कोई समस्या नहीं है। लेकिन जो आपका ऐसे वाला पार्ट होता है, उसमें वो आपको कोई भी टॉपिक दे सकते हैं। तो अगर आपको टॉपिक की इन्फॉर्मेशन है तो फिर आपको उसमें राइटिंग में आपको समस्या ही नहीं आएगी। तो उसके लिए सबसे अच्छा है कि आप डेली थोड़ा सा अपडेट रहिए, करंट अफेयर वगैरह कुछ फेमस, जैसे हमारे साइंस टेक्नोलॉजी पे कई बार चीजें आ जाती है ना, स्पेस वगैरह से हमारी चीजें आ जाती है। तो आप उन टॉपिक्स, अगर आपको जो टॉपिक दिया गया है, अगर आपको उसकी सही नॉलेज है, तो फिर आपको मतलब ऐसे राइटिंग में कोई दिक्कत नहीं आएगी। बाकी जो लेटर राइटिंग आता है उसमें वो वही आपका फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर पे आता है आपका, तो आप बस उसका फॉर्मेट एक बार समझ लीजिए, आपका फॉर्मेट गलत नहीं होना चाहिए, और फिर वो जो भी टॉपिक आप लेते हैं उसमें राइटिंग कर सकते हैं। क्या होता है सर, मैं हर बार देता हूँ मेंस, मैंने लगभग 8-9 मेंस दिए हैं। मेरे को आरआरबी पीओ और आरबीआई असिस्टेंट के छोड़ के सभी मेंस दिए मैंने। लास्ट मेरा एसबीआई पीओ भी निकला था। आरबीआई जी सर, पूछिए देवास। ये लेटर फॉर्मल बेटर रहता है या इनफॉर्मल? मार्किंग किस में ज्यादा अच्छी है? जी नहीं, वो तो देखो यार, आपके उस पे है कि आपके एग्जाम में वो क्या चीज आपको दे रहे हैं। दोनों में से कोई भी मतलब आपसे लेटर पूछा जा सकता है। आप ऐसा नहीं है कि मतलब हम इनफॉर्मल चूज करेंगे या फॉर्मल चूज करेंगे, वो जो भी आपको टॉपिक देंगे आपको उसको लिखना पड़ेगा चीजों को।
जैसे टेस्ट की क्या स्थिति रहनी चाहिए सर, टेस्ट कितने लगाने चाहिए इसमें? हाँ जैसे देखो, प्री तो निकल जाओ सर, मेरा मैथ्स में इश्यू आता है मेरे को। देखो मेंस में ऐसा है कि जो हमारे प्रीलिम्स वाले जो एग्जाम होते हैं ना, टेस्ट सिर्फ उसी के लिए जरूरी होता है, क्योंकि प्रीलिम्स लेवल में हमें स्पीड की जरूरत पड़ती है। आप समझ जानते हैं, हमारे सामने 100 क्वेश्चन होते हैं और समय हमारे पास, जो हमारे आईबीपीएस या एसबीआई वाले एग्जाम है उसमें 100 क्वेश्चन के लिए हमें 60 मिनट लगता है। और एक जो हमारा ग्रामीण बैंक होता है, जो आरआरबी वाला होता है, उसमें हमें 45 मिनट लगते हैं, जिसके लिए हमारे पास 80 क्वेश्चन होते हैं। तो जो स्पीड वाला पार्ट है वो सिर्फ प्रीलिम्स तक सीमित है। मतलब जब आप मेन्स में जाओगे ना, तो आप एक बार प्रीवियस ईयर के कट ऑफ को चेक करना, वहां पे स्पीड इतनी ज्यादा मैटर नहीं करती है। तो जब आप प्रीलिम्स, जब तक आपका प्रीलिम्स चल रहा है, मैं कहूंगा कि अगर आपकी मतलब बहुत अच्छी तैयारी है, तो कम से कम एक दिन में एक टेस्ट तो आपको लगाना ही लगाना है। लेकिन अगर आपके पास टेस्ट है तो आप एक दिन में 2 टेस्ट भी लगा सकते हो। लेकिन अगर कोई शुरुआत कर रहा है तो एक दिन में एक टेस्ट भी लगा रहा है तो वो भी इनाम है। लेकिन टेस्ट सबमिट करने के बाद उसको एनालाइज करना बहुत जरूरी है, मतलब आपकी कहाँ पे क्या गलतियां हो रही है उनको जरूर देखिए। बाकी अगर मेंस की जो आप बात कर रहे हो, तो मैं कहूँगा मेंस में अगर आप वीक में 1 या 2 टेस्ट भी लगा रहे हो ना, तो वो इनाफ है, क्योंकि मेंस में स्पीड इतनी ज्यादा मैटर नहीं करती। बैंकिंग एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं वो थोड़े से कैलकुलेटिव आते हैं, इतने आसान नहीं है कि हम उनको 15-20 सेकंड या 30 सेकंड में क्रैक कर दें। तो उसी वजह से क्या होता है, बैंक का कट ऑफ भी जो होता है वो बहुत कम जाता है। मतलब आप ये मान के चलिए 50-60% अगर आपने एग्जाम में स्कोर कर दिया, तो आपकी जॉब जो है वो 100% गारंटी है कि आपको जॉब मिल जाएगी। तो बैंक के मेन एग्जाम में जो है वो स्पीड उतना मैटर नहीं करती है। तो बस आपको सही नॉलेज होना चाहिए और कौन से क्वेश्चन को आपको सेलेक्ट करना ये आना चाहिए, क्योंकि क्या होता है कि कई बार अगर आपने गलत क्वेश्चन पिक कर लिया तो वो आपका समय खराब कर देगा। खासकर जैसे रीजनिंग वगैरह का टॉपिक है, तो अगर आपने गलत पजल चूज कर ली, तो मेंस में कई बार ऐसा होता है कि इतनी बड़ी बड़ी पजल आती है कि वो 15-20 मिनट लेने के बाद भी बच्चा उसको क्रैक नहीं कर पाता है। तो आपको क्वेश्चन का सिलेक्शन करना भी आना चाहिए कि हाँ भाई, ये क्वेश्चन अगर हम पिक कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन हमसे बनेगा कि नहीं बनेगा, या जो हम उसमें टाइम दे रहे हैं, सपोज अगर आप 2-3 मिनट लगा के आप मैथ से किसी क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं मेंस एग्जाम में, तो 2-3 मिनट लगाने के बाद अगर आपका क्वेश्चन बन रहा है तो वो बहुत अच्छी बात है। लेकिन 2-3 मिनट लगाने के बाद भी अगर हम उसका आंसर नहीं निकाल पा रहे, तो हमारा समय भी खराब हो रहा है और हम उस क्वेश्चन को भी नहीं बना पा रहे। तो जो हमारा मेंस एग्जाम है, मैं कहूंगा कि उसमें बहुत ज्यादा टेस्ट की जरूरत नहीं है, बट अगर आप फिर भी वीक में 1 से 2 टेस्ट भी लगा लेंगे तो वो इनफ है। सर अब टेस्ट, मॉक टेस्ट के लिए क्या आप कौन सा प्लेटफॉर्म बैठ रहे हैं? मैं सर अड्डा लगाता हूँ सबसे ज्यादा, और अड्डा टेक्स्ट बुक लगा। और भाई उसके साथ साथ मैं आपको कहूंगा कि अगर आप टेस्ट बुक भी दे सकते हैं, टेस्ट टेस्ट बुक। बुक तो हाँ सर मैं टेस्ट। हर एग्जाम से पहले 60 to 80 टेस्ट मॉक लगाता हूँ सर। हाँ तो बहुत अच्छा है भाई, आप तो मतलब जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं आप अंडर 247 के मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। अगर आप और कोई सोर्स पूछेंगे तो मैं कहूंगा टेक्स्ट बुक और अंडर 247 में से आप कहीं से भी कोई भी मॉक टेस्ट लगा लीजिए, सारे मॉक टेस्ट अच्छे हैं। कोशिश कीजिए कि आप प्रीवियस ईयर, मतलब जो हमारे एक तो होता है जो क्रिएट करते हैं वो लोग मॉक टेस्ट, प्रैक्टिस वाले मॉक होते हैं, उसमें क्या होता है थोड़ा सा लेवल हार्ड रखा जाता है। और आप ये कीजिए कि वीक में आप एक टेस्ट अगर उनका लगा रहे हैं, मतलब जो कंपनी वाले मॉक टेस्ट लगा रहे हैं, और एक टेस्ट अगर आप प्रीवियस ईयर वाला लगा पाए तो बहुत अच्छा रहेगा। और लास्ट टाइम में ये सजेस्ट करूंगा कि आप प्रीवियस ईयर मॉक टेस्ट ही लगाएं। क्या होता है कि जो कंपनीज वगैरह मॉक टेस्ट क्रिएट करती है उसमें वो थोड़ा सा जानबूझ के लेवल को हार्ड बना देती है। उससे क्या होता है कि अगर एग्जाम के पहले अगर हम उनका मॉक टेस्ट लगा लेंगे ना, तो कई बार क्या होता है हमारा स्कोर भी कम आ जाता है। और एग्जाम के पहले अगर आपने वो वाले मॉक टेस्ट लगा लिए तो स्कोर कम आने से हमारा थोड़ा सा कॉन्फिडेंस गिर जाता है। तो कोशिश कीजिए कि अगर आपका एग्जाम नजदीक है तो आप प्रीवियस ईयर वाले मॉक टेस्ट पे जाइए, वो सबसे बेस्ट रहेगा आपके लिए। सर इस साल जो कुछ टाइमिंग कर दिया है, सेक्शनल टाइमिंग, इस पे क्या इफेक्ट पड़ा है सर? देखो सेक्शनल टाइमिंग हर एग्जाम में नहीं हुआ है, जैसे कि एसबीआई की अगर आप एग्जाम में जाएंगे तो एसबीआई एसबीआई का तो है ही नहीं सर। एसबीआई में 20-20 मिनट वाला स्लॉट उन्होंने कर दिया फिक्स। पहले ऐसा नहीं होता था, पहले ऐसा होता था कि 1 घंटे का टाइम आपका ओपन होता था और 1 घंटे में फिर आप क्या कर सकते थे, अपनी मर्जी से किसी भी सेशन को चूज कर सकते थे। सपोज मेरा मैथ्स सब्जेक्ट है तो मैं मैथ्स के, मुझे पता है कि अगर प्रॉपर टाइम मिल जाए तो हम पूरे क्वेश्चंस को भी अटेंड कर सकते हैं। तो वहां पे क्या होता था कि बच्चा मैथ्स और रीजनिंग बहुत ज्यादा फोकस करता था, या किसी की रीजनिंग बहुत स्ट्रॉन्ग है तो वो रीजनिंग के ज्यादा क्वेश्चन बनाने का प्रयास करता था। कई बार इसमें होता था कि कोई बच्चा इंग्लिश के क्वेश्चन, इंग्लिश वाले पार्ट को छोड़ ही देता था। तो अब उन्होंने ये कर दिया है कि 20-20 मिनट का टाइम सेपरेट कर दिया। उसमें ये होता है कि जब आपका मैथ्स का पार्ट स्टार्ट होगा, मतलब जैसे आप एग्जाम स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले आपके सामने इंग्लिश का स्लॉट खुल के आएगा। तो 20 मिनट आपको सिर्फ इंग्लिश वाले सेशन में देना है, मतलब आप उस पर स्विच नहीं कर सकते आप उस 20 मिनट में किसी दूसरे सब्जेक्ट पे। पहले आपको, अगर आपको स्विच करना है, सपोज मान लो आपका टाइम चल रहा है अभी, आपने 10 मिनट में अगर इंग्लिश का पेपर बना लिया वहां पे, अब आपके 10 मिनट बचे हुए हैं, तो अगर आप नेक्स्ट सेशन पे जाना चाह रहे हैं तो आप सबमिट कर ही उस पे जा सकते हो। आप बीच में ऐसा नहीं कर सकते अगर आपने 10 मिनट इंग्लिश का पार्ट बना लिया फिर आप रीजनिंग पे जाना चाह रहे हैं, या ऐसा कि आपने 30 क्वेश्चन इंग्लिश के सपोज 12 या 10 मिनट में बना लिया, आपका 10 मिनट इंग्लिश में बचा हुआ है तो वो 10 मिनट आप मैथ्स में यूज कर लोगे, ऐसा नहीं होता है। 20 मिनट उन्होंने इंग्लिश के लिए कर दिया, 20 मिनट रीजनिंग के लिए कर दिया, 20 मिनट उन्होंने मैथ्स के लिए कर दिया। तो हर सेशन का उन्होंने क्या कर दिया, अलग अलग टाइम डिसाइड कर दिया है। और पहले क्या होता था, कुछ एग्जाम्स में सेक्शनल कट ऑफ नहीं होता था,
अब उन्होंने ये कर दिया कि जब उन्होंने टाइम फिक्स कर दिया है, जहां जहां टाइम फिक्स हो गया है कि भाई आपका इंग्लिश के लिए 20 मिनट है, तीनों सब्जेक्ट के लिए 20-20 मिनट है, तो वहां से उन्होंने सेक्शनल कट ऑफ को हटा दिया है। मतलब जिन एग्जाम में उन्होंने टाइम को फिक्स किया है हर सब्जेक्ट की, वहां पे सेक्शनल कट ऑफ देखने को नहीं मिलता है। और जहां जहां अभी भी सेक्शनल कट ऑफ को इंट्रोड्यूस नहीं किया गया, जैसे आईबीपीएस के पेपर है हमारे, उसमें क्या होता है, अभी तो खैर आरआरबी में भी इस साल उन्होंने सेक्शनल टाइम को इंट्रोड्यूस कर दिया है। तो अब उन्होंने जब से सेक्शनल टाइम को इंट्रोड्यूस किया है, तो उन्होंने सेक्शनल कट ऑफ को हटा दिया है वहां से। मतलब आप अगर इंग्लिश के सेशन में 20 मिनट ले रहे हो, तो उन्होंने मिनिमम जो क्वालिफाइंग मार्क्स होते थे उन चीजों को वहां से हटा दिया है। कुछ कुछ एग्जाम्स में अभी भी चल रहे हैं, जैसे आरआरबी जो क्लर्क वाला और पीओ वाला एग्जाम अभी 2024 में हुआ है, तो इससे पहले वहां पे सेक्शनल टाइम नहीं आता था, लेकिन अब उन्होंने सेक्शनल टाइम ला दिया है। मतलब 20 मिनट उन्होंने मैथ्स के लिए कर दिए और 25 मिनट उन्होंने रीजनिंग के लिए कर दिया है। ठीक है, तो पहले ये होता था कि अगर सेक्शनल टाइम नहीं है तो उसमें क्या होता था, मिनिमम कट ऑफ मार्क्स रखा जाता था। अब जहां जहां उन्होंने टाइम इंट्रोड्यूस कर दिया, वहां से उन्होंने मिनिमम कट ऑफ मार्क्स को हटा दिया है। और कुछ एग्जाम जो है जिन्होंने टाइमिंग के साथ में भी कट ऑफ मार्क्स को रखा हुआ है। सर ये जो आईबीपीएस पीओ और एसबीआई पीओ की जीडी है, क्या ये हिंदी में कर सकते हैं? जैसे मैं समझ नहीं पाया, एक बार आप रिपीट कर देंगे क्वेश्चन। एसबीआई पीओ जीडी होता है ना सर, जीडी मेंस के बाद जीडी होता है, इंटरव्यू से पहले जीडी होता है, ग्रुप डिस्कशन। डिस्कशन होता है जी। तो ये हिंदी में कौन दे सकते हैं? दे तो सकते हो, लेकिन अब ये है कि वहां पे देखो, अगर आप ग्रुप डिस्कशन में जा रहे हो तो सबसे पहले आप कंफर्टेबल रहिए और अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखिए। आप हिंदी इंग्लिश दोनों में दे सकते हैं वहां पे, है ना। अब लेकिन ये इससे फर्क पड़ जाता है कि आपके ग्रुप डिस्कशन में कितने लोग हैं, कैसे लोग हैं, है ना, तो उससे थोड़ा फर्क पड़ जाता है। बाकी हिंदी इंग्लिश से बहुत ज्यादा अंतर नहीं पड़ता है। बस आप कंफर्टेबल होने चाहिए, आप कॉन्फिडेंस होनी चाहिए, जिस टॉपिक पे बात चल रही है उसकी आपको प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए, है ना। उसके लिए ये है कि जब आप डिस्कशन में जाएंगे तो वहां पे आप पहले ही मतलब इस बारे में इन्फॉर्म कर दीजिए कि मैं अपनी जानकारी जो है हिंदी लैंग्वेज में दूंगा, तो उससे मुझे नहीं लगता लैंग्वेज से कोई बहुत ज्यादा समस्या आती है। थॉट्स ऑफ क्लैरिटी बहुत ज्यादा जरूरी है। जितनी ज्यादा आपकी थॉट्स ऑफ क्लैरिटी होगी, वहां पे आप अपने आप को जितना बेस्ट रिप्रेजेंट कर पाओगे। दूसरी बात, ग्रुप डिस्कशन में एक चीज जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती है, वो रहती है आपकी स्पीकिंग स्किल्स कितनी बेटर। आपकी स्पीकिंग स्किल्स जितनी ज्यादा बेटर हो पाएंगी, आप जो मैसेज कन्वे करना चाह रहे हो वो जितने बेटर वे में आप कन्वे कर पा रहे हो ना, वो वहां पे इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा रहे हो कितनी रेलिवेंट है, कितनी इररेलिवेंट है, आपकी स्पीकिंग स्किल्स वहां पे चेक की जाती है कि आपकी स्पीकिंग स्किल्स क्या है। तो आप जरूरी नहीं है वहां पे कि किसी भी प्रेशर में आके थोड़ी बहुत प्रिपरेशन अगर इंग्लिश में है, या 50 to 50% वाला रेशियो हो जाता है कि 50% हमें इंग्लिश आती है, 40% हम मैनेज कर लेंगे, 10% का भरोसा ही नहीं है, तो वो नहीं करना है हमें। हमें 100% की तरफ जाना है। अगर हमें 100% इंग्लिश में क्लियरिटी है, हम अपनी जो थॉट प्रोसेस है, हम कोई भी डेटा अगर भूल रहे हैं या हमें लग रहा है कि शायद कंफ्यूजन वाली सिचुएशन है, अगर उसको भी हम इंग्लिश में कन्वे कर पा रहे हैं तो हम इंग्लिश की तरफ जाएं। अदरवाइज हिंदी की तरफ हम थोड़ा सा डाउट वाली चीजें है तो हम उनको क्लियर करके रखें, ताकि हम अपने आप को क्लियरली वहां पर रिप्रेजेंट कर सकें। क्योंकि जरूरी नहीं है कि आप वहां पे जो आपसे पूछा जाए या जो डिस्कस हो रहा है हर चीज का आंसर होता है। कभी कभी एक बहुत प्यारा सा सॉरी आपको नंबर दिलवाने चला जाता है। सर मेरा एक सवाल था, ये क्रिटिकल रीजनिंग कैसे कर सकते हो सर? उसमें वेटेज बहुत ज्यादा रहता है मेंस का क्रिटिकल रीजनिंग। कौन से एग्जाम के लिए आप पूछ रहे हो? आईपीएस पीओ और एसबीआई पीओ। कल रीजनिंग में जो टॉपिक्स है, मैं आपको बताऊं कि आप प्रीवियस ईयर के पेपर को देखो, किसी भी एग्जाम को क्रैक करने की जो की है ना, वो प्रीवियस ईयर में छुपी हुई है। तो आप 1-2 साल पहले के प्रीवियस ईयर पेपर को जरूर एनालाइज करो, उसमें आप देखोगे कौन से टॉपिक से क्वेश्चन का वेटेज ज्यादा आ रहा है, और उन टॉपिक्स को आप प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दीजिए। अभी लास्ट 2-3 साल में जिस भी आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप जिस भी सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, जिस भी टॉपिक की बात कर रहे हैं, तो आप उसके प्रीवियस क्वेश्चन को एनालाइज कीजिए सबसे पहले तो। और उसमें देखिए कि जिस चीज की आप बात कर रहे हैं कि उसका वेटेज उस एग्जाम में कितना रहा है, उससे आप प्रिपेयर करोगे तो आपको बहुत अच्छी हेल्प मिल जाएगी उन चीजों में। सर उसका हर साल वैसे मतलब 7 से 10 क्वेश्चन तो रहता है सर क्रिटिकल रीजनिंग का। जैसे जैसे क्रिटिकल रीजनिंग बताइए, आप कौन कौन से टॉपिक की बात करना चाहते ये स्टेटमेंट बेस्ड होते हैं ना सर, कंक्लूजन बेस्ड पे। हैं? जी, उसमें सर अपने को लगता है कि अपन ने सही किया, बट गलत हो ही जाते हो। उसके लिए आप प्रॉपर तरीके से प्रैक्टिस कीजिए। अगर वो गलत हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं अभी थोड़ी सी कमी है। उस टॉपिक को आप और अच्छे से प्रिपेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, और धीरे धीरे वो टॉपिक जब इम्प्रूव हुआ ना, तो अपने आप आपको उसमें स्कोर मिलने लगेगा। अगर हम अभी क्वेश्चन गलत कर रहे हैं, हमारे आंसर गलत हुए, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी थोड़ी सी कमी है उसमें, है ना। तो आप उसको इम्प्रूव करो, धीरे धीरे वो चीजें हो जाएंगी। और अजम्पशन और ये वाले जो टॉपिक्स है ना, इसमें मतलब बहुत से स्टूडेंट को दिक्कत होती है। तो आप बस मैक्सिमम जितने ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, और उसके कुछ रूल्स वगैरह हैं उनको आप एक बार बढ़िया से अच्छे से अगर आप पढ़ लेंगे, रिवाइज कर लेंगे, तो चीजें आपकी तरफ से आपको हेल्प मिल जाएगी। 26 बटालियन ऐसे पुराना सर एक क्वेश्चन है कि ये थोड़ा आउट ऑफ जो हमारा टॉपिक है उससे थोड़ा बाहर है कोई प्रॉब्लम नहीं। कि इनको अपने हिंदी या हिंदी ग्रामर को इम्प्रूव करना है। तो ऐसी कोई भी बुक सजेस्ट कर दें या डिक्शनरी जहाँ से वो हिंदी के शब्द अर्थों का मतलब पता लगा सके। सर हिंदी के लिए एक जो सबसे बेस्ट बुक रहती है वो सबसे क्लियरली लुसेंट है।
अगर आप डिस्क्रिप्शन की तरफ नहीं जा रहे थे, तो सिर्फ ग्रामर की तरफ नहीं जा रहे हैं, तो आपको सिर्फ और सिर्फ रिविजन की तरफ ध्यान देना चाहिए। और बाकी एक चीज और क्लियर कर दूं, अगर किसी भी चीज के रिगार्डिंग आप तैयारी कर रहे हैं, तो राइट नाउ सर एआई का जमाना है। चैट जीपीटी इज द बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट सोर्स। आप वहां से आप अपनी कमांड डालिए, आपको जो रिक्वायरमेंट है वो दीजिए, वो वहां से आपको पूरी का पूरा डेटा अवेलेबल करा देता है। क्योंकि सर हिंदी की डिक्शनरी के रिगार्डिंग बहुत ही लिमिटेड चीजें हैं, और उसमें से एक ल्यूसेंट है, और इसके अलावा एक डॉक्टर हरदेव माहिरी की आती है, बट वो सर क्या डिस्क्रिप्शन के लिए ज्यादा बेटर हो जाती है, उसमें इतना ज्यादा कंटेंट नहीं है। आप ल्यूसेंट प्रिपेयर करिए, और दूसरी बात चैट जीपीटी का सहारा लीजिए, वो इसके अलावा और कुछ बेस्ट नहीं है। सर शशि राय का एक प्रश्न है कि वो हर बार प्री तो एग्जाम क्लियर कर लेती हैं बट वो मेंस उनसे क्लियर ही नहीं हो रहा, तो अगर कोई मेंस के लिए स्पेसिफिक स्ट्रेटेजी आप अगर उन्हें सजेस्ट कर सके। देखिए, अगर प्रीलिम्स की अगर मैं बात करूं तो मैं अभी पहले भी बता चुका हूँ कि प्रीलिम्स जो है तो बहुत मतलब उसका सिलेबस बहुत लिमिटेड है। कि बहुत से बच्चे क्या करते हैं कि बैंक एग्जाम में क्या होता है कि जब नोटिफिकेशन आते हैं ना तो एक समय होता है, उसके बाद कंटिन्यू एग्जाम स्टार्ट हो जाते हैं आपके। जैसे कि अभी सबसे पहले हमारा आरआरबी वाले एग्जाम्स हुए, उसके बाद आईबीपीएस स्टार्ट हो गया। तो बच्चा क्या करता है, ज्यादातर बच्चे गलती ये करते हैं कि वो प्रीलिम्स की ही तैयारी करते रह जाते हैं सर। प्रीलिम्स का मतलब ये है कि एक तो क्या है, बैंकिंग में सबसे अच्छी बात ये है कि उनका सब कुछ क्लियर होता है कि हम प्री किस डेट पे लेंगे, हमारा रिजल्ट कब आएगा, मेंस किस डेट पे होने वाला है। और जैसे अभी आरआरबी हुआ, पहले आरआरबी क्लर्क का एग्जाम हुआ, फिर पीओ का प्रीलिम्स आ गया, फिर आईबीपीएस क्लर्क आ गया, अभी पीओ आ जाएगा उसका। तो क्या है कि बच्चा जब एक एग्जाम को दे के आता है ना तो उसको कई बार ये होता है, क्लियर ही नहीं होता है कि हमारा प्री क्लियर होने वाला भी है कि नहीं होने वाला है। तो वो मेंस की मतलब प्री देने के बाद आपको अगर कॉन्फिडेंस है कि हमारा प्री क्लियर होने वाला है, तो आपको उसी दिन से मेंस की तैयारी में लग जाना चाहिए। लेकिन कई लोगों को मैंने ऐसा देखा है कि प्रीलिम्स दे के आते हैं, उनको क्लियर ही नहीं होता है कि हमारा प्रीलिम्स में होने वाला है कि नहीं होने वाला है, तो वो क्या करते हैं, मेंस की तैयारी के लिए आगे बढ़ते ही नहीं है। और फिर जब सपोज उनका अगर मेंस निकल जाता है, तो बैंकिंग में सबसे बड़ी समस्या ये है कि रिजल्ट आने के 20 या 1 महीने के अंदर आपका मेंस का एग्जाम हो जाता है। तो 1 महीने में मेंस निकालना तो पॉसिबल नहीं है। क्या होता है कि बच्चा जितने भी बैंक के एग्जाम तैयारी कर रहे हैं वो सिर्फ प्रीलिम्स लेवल पे अटके हुए हैं, क्योंकि प्रीलिम्स में क्या मतलब आपका लिमिटेड चीज है। तो वो सिर्फ उन्हीं को प्रिपेयर कर लेते हैं, वही सिंप्लीफिकेशन, वही अप्रोक्सीमेशन, वही नंबर सीरीज, कोऑर्डिनेशन और डीआई को प्रिपेयर करके चले जाते हैं। अर्थमेटिक उनका प्रिपेयर ही नहीं होता है। और सेम रीजनिंग में यही है कि जो उनके स्पीड वाले पोर्शन है वो तो सब प्रिपेयर कर लेते हैं, लेकिन जैसे हमारा मशीन इनपुट आउटपुट है, हार्ड लेवल हमारी पजल है, वो बच्चों की प्रिपेयर ही नहीं होती है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आपका प्रीलिम्स जो है वो हर बार क्लियर हो रहा है, तो अब आप मेंस पे फोकस रखिए। अब आपको प्रीलिम्स की तैयारी नहीं करनी है, बस आप हैबिट बना लीजिए कि आपको बस एक डेली मॉक टेस्ट लगाना है। और प्रीलिम्स के लिए आपको कुछ भी अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप एक मॉक टेस्ट लगाइए, उसको प्रॉपर एनालाइज कीजिए। और मेंस के जो टॉपिक है ना, जो थोड़ा सा हार्ड लेवल के क्वेश्चन है, उनको प्रैक्टिस करना स्टार्ट कीजिए। मेंस लेवल पजल आप लगाना स्टार्ट कर दीजिए, मेंस लेवल आप डीआई लगाना स्टार्ट कर दीजिए। देखिए जितने भी पीओ के एग्जाम्स हैं उसमें अर्थमेटिक के क्वेश्चन बहुत कम आते हैं। उसमें आप टॉपिक अगर सिलेबस में देखोगे तो सिर्फ डीआई लिखा होता है, 30 मार्क्स की डीआई आ रही, कहीं पे 35 मार्क्स की डीआई आ रही। तो अगर आप 2 डीआई भी बना लोगे ना एग्जाम में, तो आपका कट ऑफ क्लियर हो जाएगा। तो मैं कहूंगा अगर आपका प्रीलिम्स हर बार क्लियर हो रहा है, तो अब आप सीधा सीधा मेंस की तैयारी में लग जाइए, और हर दिन 1 या 2 दिन छोड़ के आप एक प्रीलिम्स का बस टेस्ट लगाइए और उसको एनालाइज कीजिए। तो आपको प्रीलिम्स में कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं। और मेंस के लिए आप रेगुलर मॉक टेस्ट नहीं लगा सकते, तो आप 2-3 दिन में एक मॉक टेस्ट लगाइए और हर टॉपिक को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। क्योंकि मेंस में जैसा प्रीलिम्स में पेपर आता है, बिल्कुल वैसा पेपर नहीं आने वाला है। थोड़ा सा लेवल अच्छा होता है और लैंग्वेज थोड़ी अच्छी होती है, पेपर कैलकुलेटिव आता है, तो आपको डीप नॉलेज चीजों की होनी चाहिए। और दूसरी बात, जो आप किसी भी 2 फेजेस में जो एग्जाम्स होते हैं उनकी जब आप प्रिपरेशन कर रहे हो ना, तो आपको एक चीज बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए कि आपको प्री की प्रिपरेशन करनी ही नहीं है। आप हमेशा मेंस की तैयारी की तरफ चाहिए। क्यों? जो आप एग्जाम को रखोगे तो प्री एक लोअर स्टेज है, मेंस हमेशा अपर स्टेज होता है। आप जब प्रिपरेशन करने जा रहे हैं तो हमेशा मेंस की तैयारी करिए ना। आप किसी भी चीज को पढ़ रहे हो तो इतना डीपली पढ़िए कि आप प्री में तो उसको एक चलते फिरते में कर पाए, आप मेंस पे ज्यादा वेटेज करिए। आप इंग्लिश प्रिपेयर कर रहे हैं मान के चलिए, या मैथ्स प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आप प्री के लिए जब कर रहे हो ना, तो आप उसी को मेंस के लिए स्टार्टिंग से तैयारी करिए ना। क्योंकि आपको अगर हार्ड क्वेश्चंस बनने लगे तो सिंपल क्वेश्चंस तो आप इजीली बना पाएंगे ना। आपको क्लियरिटी ऑफ थॉट्स अपना बिल्कुल क्लियर रखिए कि हमें करना क्या है। आप अगर मेंस अपना स्टार्टिंग से ही लेके चल रहे हैं, जस्ट लाइक जैसे यूपीएससी पीएससी जब आप करते हो, आपका अगर मेंस अच्छे से प्रिपेयर है तो प्री तो आपका इजीली क्वालिफाई हो जाता है। इसी तरीके से बैंकिंग एग्जाम्स है, आप अगर मेंस अगर अच्छे से क्लियर कर चुके, अपना मेंस ही प्रिपेयर करना होता है, प्री कभी प्रिपेयर नहीं करना होता है। अगर आपने मेंस अच्छे से क्लियर कर लिया, मेंस अच्छे से प्रिपेयर कर लिया है, तो हमेशा से आपको लाइक एक बेस्ट एग्जांपल देता हूं, जैसे राइट नाउ हमेशा रहता है वैकेंसीज नहीं आ रही, स्टेट लेवल पे ये बहुत ज्यादा होता है। आपको याद हो तो 2016 में एमपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम आया था। इससे पहले क्या होता था, एमपी पुलिस कांस्टेबल आया, आपको आराम से 2-3 महीने 3-4 महीने मिल जाता था। तो जो लड़के प्रिपरेशन कर रहे हैं वो अपने आराम से पेपर दिया और फिर रिजल्ट का वेट कर देते। रिजल्ट के 3-4 महीने बाद फिजिकल होता था, तो वो अपना आराम से फिजिकल देने जाते थे, तब प्रिपेयर करते थे जब रिजल्ट आ जाता। लेकिन 2016 में हुआ क्या, कांस्टेबल की वैकेंसी आई,
14 जुलाई को रिजल्ट दे दिया उन्होंने और 19 जुलाई से भोपाल में फिजिकल स्टार्ट कर दिया। 7 दिन का टाइम मिला था, क्या हुआ? जो पहले से प्रिपरेशन कर रहे थे, जो पहले से मेंटली प्रिपेयर थे कि नहीं हमें जॉब चाहिए ही चाहिए, क्या उन्होंने उस दिन का वेट किया क्या कि जिस दिन रिजल्ट आ जाएगा हम उस दिन से तैयारी करेंगे? नहीं, आप पहले से प्रिपेयर करिए ना। आप अगर पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, आप किसी भी एग्जाम, जैसे पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, तो आप पहले से अपने आप को फिजिकली फिट रखिए ना। आप बैंकिंग में तैयारी कर रहे हैं तो मेंस का जो सिलेबस है वो आपका जिस दिन आप प्री देने जा रहे हो उस दिन तक क्लियर होना चाहिए, रिवीजन हो जाना चाहिए आपका। तो एक बार जब ये आपको क्लियरिटी हो जाएगी तो डेफिनेटली मैं आपको श्योरिटी इस बात की दे सकता हूँ कि आप सिलेक्शन लेके जाएंगे। थैंक यू सर, आपने जैसा कि हमारे बच्चों को बताया कि आपको मेंस रेडी रहना है प्री से पहले। जी तो यही एक स्ट्रैटेजी है जिसके चलते हुए आप इस एग्जाम में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ मैं राजगढ़ को आमंत्रित करता हूँ। राजगढ़, आपको कोई प्रश्न है? हाँ जी, पूछिए। सर अभी अभी जो सर ने उत्तर दिया है उसी में हमारे प्रश्न का समाधान था कि 2 फेज में आयोजित होने वाली इस परीक्षा में तैयारी जब करते हैं तो ओवरलैप होता है। सर ने बताया कि प्रथम फेज की तैयारी करने की आवश्यकता ही नहीं है, द्वितीय फेज मुख्य होता है, उसकी तैयारी पर ही पूरा ध्यान दिया जाए। हम जब कठिन प्रकृति के प्रश्नों का पर अभ्यास बनाएंगे तो प्रथम फेज तो क्लियर होना स्वाभाविक ही है। सर बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मीना जी। अब हम से नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ब्रिजमोहन प्रजापति जी पूछ रहे हैं कि आईबीपीएस परीक्षा की सबसे ज्यादा अंकदायी टॉपिक्स है क्वाड्रेटिक इक्वेशन या डेटा इंटरप्रिटेशन, तो उन पर अपनी जो पकड़ है वो मजबूत कैसे बनाए ताकि उनकी जो सफलता है वो सुनिश्चित हो सके? देखिए ब्रिजमोहन जी, अगर मैं डीआई की बात करूं तो अगर आप डीआई स्ट्रॉन्ग करना चाह रहे हो तो डीआई के लिए आपको 3 टॉपिक बहुत अच्छे से बनने चाहिए। एक है आपका परसेंटेज, और दूसरा है आपका रेशियो प्रोपोर्शन, और तीसरा है एवरेज का। तो आप ये 3 टॉपिक अर्थमेटिक में सबसे पहले अपने स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, क्योंकि जितनी भी प्रीलिम्स लेवल की डीआई है ना, उसमें आप ये मान लीजिए प्रीलिम्स में तो 100% जितनी भी डीआई पूछी जाती है उसमें ये 3 टॉपिक से आपको मतलब 100% इन्हीं 3 टॉपिक से आपको क्वेश्चन मिल जाएगी, मतलब परसेंटेज, रेशियो और एवरेज। अगर आपकी 3 टॉपिक प्रिपेयर है तो आपकी कोई भी डीआई आप बना सकते हो। बस ये है कि हर डीआई का एक पैटर्न होता है, मतलब आपको पता होना चाहिए कि एग्जाम में किस किस पैटर्न पे डीआई बनती है। जैसे बैंक एग्जाम में पाई चार्ट पे फिक्स डीआई आती है, टेबल चार्ट पे डीआई आता है, और पाई चार्ट और टेबल दोनों से मिक्स होकर डीआई बनती है। तो अगर आप पिछले 5 साल की परीक्षाओं के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लगा लेंगे ना, तो आपको एक डीआई की नॉलेज हो जाएगी कि भाई डीआई में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बाकी क्वेश्चन में कुछ बहुत ऐसा अलग से नहीं पूछते हैं वो, वही परसेंटेज, रेशियो और एवरेज, ये 3 ही टॉपिक हैं जिसपे सबसे ज्यादा डीआई में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर आप डीआई को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो तो ये तीनों टॉपिक पे आप कमांड अच्छी कर लीजिए, और उसके बाद आपको डीआई में कोई भी समस्या नहीं आने वाली है। बाकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो बहुत छोटा सा टॉपिक है। अगर आप किसी भी टीचर का 1 घंटे का सेशन भी अगर आप मतलब अटेंड कर लोगे तो मुझे लग रहा है कि उसमें बहुत लिमिटेड टूल है, और 5 क्वेश्चन देके जाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। तो किसी भी टीचर जिससे भी आप पढ़ रहे हैं, जिसका भी आपको अच्छे से समझ में आ रहा है, आप उसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बेसिक क्लास अटेंड कर लेंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मुझे लगता है कि कोई क्वेश्चन आपका छूट सकता है। बाकी डीआई के लिए जरूर है कि आप इन 3 टॉपिक जरूर प्रिपेयर कर लीजिए। डायरेक्ट डीआई को बनाने की कोशिश मत कीजिए कि आप सीधा डीआई का क्वेश्चन पिक कर रहे हो और उसको बनाने का प्रयास कर रहे हो। तो सबसे पहले परसेंटेज, रेशियो प्रोपोर्शन और एवरेज का टॉपिक। एवरेज चाहे तो आप स्किप भी कर सकते हो, क्योंकि एवरेज जो है उसका बीच में कहीं पे 5 क्वेश्चन में से 1 क्वेश्चन एवरेज का आ जाता है। बाकी रेशियो और परसेंटेज अगर आपसे बन रहा है तो आपकी हर डीआई का सवाल आप बना सकते हो। थैंक यू सर। मैं चाहूंगा सर एक बार आप कट ऑफ पे, अगर जो ट्रेंड कट ऑफ चला आ रहा है अगर उस पर प्रकाश डाल पाए, और अगर कोई बच्चा भी मान के चलिए पुलिस परिवार का 0 से स्टार्ट करता है, उसकी अभी कोई भी प्रिपरेशन नहीं, तो कितना टाइम लगेगा उसको क्लर्क और पीओ की तैयारी करने के लिए? देखिए, अगर मैं थोड़ा सा रफ आपको बताऊं तो किसी भी बैंक एग्जाम में अगर आप 70 to 75% लेकर आ रहे हैं तो आपका 100% एग्जाम क्लियर हो जाएगा। और मैं 70 to 75 भी नहीं कहूंगा, क्योंकि बैंक एग्जाम में क्या होता है, नॉर्मलाइजेशन भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो एक्यूरेसी मैटर करती है। फिर भी आप 70% 75% को अगर प्रीलिम्स एग्जाम में टारगेट कर रहे हैं, मतलब जैसे अगर 100 मार्क्स का आपका पेपर हो रहा है, तो अगर आप 70 to 75% अगर आप स्कोर लेकर आ रहे हैं वहां पे, तो आपका 100% सिलेक्शन हो जाएगा। बस ये है कि आपकी एक्यूरेसी होनी चाहिए। और कई बार ये भी देखा गया है कि किसी बच्चे का अगर 60% भी स्कोर आ रहा है और उसकी एक्यूरेसी 100% है, तो उसको 10-12 मार्क्स का एडवांटेज उसमें मिल जाता है। तो मैं ये कहूंगा कि आप हर एग्जाम में 70 to 75% प्रीलिम्स में लेकर ही चलिए हमेशा, तो आपका कोई भी प्रीलिम्स का एग्जाम क्लियर हो जाएगा। और मेंस में अगर मैं बात करूं तो बैंकिंग एग्जाम एक ऐसा एग्जाम है जिसमें 55% और 60% पे आपकी 100% जॉब की गारंटी होती है। कि अगर आपके 55% से 65%, 60 या 65% का अगर आप मेंस में स्कोर कर पा रहे हो, तो आपका हर एग्जाम जो है बैंक से क्लियर हो जाएगा। बाकी और उसकी जानकारी के लिए आप प्रीवियस ईयर के कट ऑफ को थोड़ा सा एनालाइज कर सकते हैं। हाँ, आरआरबी वाला जो हमारा एग्जाम होता है, आरआरबी रूरल बैंक जो होता है, उसमें 80 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उसमें 45 मिनट का समय होता है।
प्रीलिम्स के पेपर में 45 मिनट होता है और 80 मार्क्स के उसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वो एक ऐसा एग्जाम है जो सबसे आसान एग्जाम होता है आपके बैंक एग्जाम में। मतलब उसमें इतना सिंपल डेटा, मैथ्स और रीजनिंग में पूछा जाता है कि अगर अभी किसी बिगिनर, किसी नए स्टूडेंट को वो पेपर अगर ऑफलाइन दे दिया जाए तो मेरा मानना ये है कि 80% से ज्यादा क्वेश्चन वो उसके बना लेगा, क्योंकि नॉर्मल प्लस माइनस इंटू डिवाइड बिल्कुल बेसिक कैलकुलेशन के सवाल होते हैं। वहां पे पूरा खेल जो है वो टाइमिंग का है। 45 मिनट में 80 क्वेश्चन को सॉल्व करना, इसका मतलब नहीं है कि 30 सेकंड हर क्वेश्चन के लिए आप ये मान के चलिए कि 30 सेकंड में आपका एक क्वेश्चन बन जाना चाहिए लगभग। तो वहां पे पूरा स्पीड मैटर करती है। अगर आप मॉक टेस्ट में बहुत अच्छी प्रैक्टिस कर रहे हैं, आपको बहुत अच्छा स्कोर चल रहा है, तो आप आरआरबी में थोड़ा सा कट ऑफ जो है वो 80% के आसपास चला जाता है। और वहां पे भी नॉर्मलाइजेशन एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो वहां पे भी अगर आप 70-80% का स्कोर कर रहे हैं तो नॉर्मलाइजेशन के बाद तो आप उसमें एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं। ओवरऑल बस मैं ये कहूंगा कि आप किसी भी एग्जाम में 70 to 75% अगर प्रीलिम्स में स्कोर कर रहे हैं तो आपका लगभग हर एग्जाम का प्रीलिम्स क्लियर हो जाएगा। और अगर आप मेंस की बात करें तो 55% भी कट ऑफ कई बार जाता है। पीओ के जितने भी पेपर है 55 से 60% पे हर आर्मी बच्चे का सिलेक्शन फाइनल एग्जाम में हो जाता है। और अगर हम क्लैरिकल वगैरह की बात करें तो वहां पे कभी कभी कट ऑफ जो है 60 से 65% के बीच में चला जाता है। दूसरी बात, जो बच्चे बेसिक से, जैसे सर्टिफिकेट के बेसिक से जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए, अगर आप, मैं मान के चलता हूँ, आप आज अपने आप को एक स्किल हम अगर बनाते तो आप आज 0 पे खड़े हैं, आप इनिशियल स्टेज पे खड़े। तो सबसे पहला जो आपका बेसिक होना चाहिए, सबसे पहले सिलेबस क्लियर करिए। दूसरी बात, सोर्सेज जहां से आप सिलेबस को कंप्लीट करने जा रहे हो वो आपका एक ट्रस्टेड होना चाहिए, क्योंकि दूसरी बात, फॉल्स इन्फॉर्मेशन हमेशा नुकसानदायक होती है। फॉल्स इन्फॉर्मेशन से आपको बचना है, सिलेबस को बाइफरकेट करना है, जितना ज्यादा सिलेबस को ब्रेक करोगे। दूसरी बात, सबसे पहली गलती जो हमेशा बच्चा करता है वो आप मत करिएगा, जब तक सिलेबस आपका 75% कंप्लीट ना हो जाए तब तक मॉक टेस्ट की तरफ मत जाइए। सबसे पहले आपको सिलेबस कंप्लीट करना है अपना पूरा का पूरा। सिलेबस करने के बाद प्रैक्टिस करना है, और जब आपको एक बार कॉन्फिडेंस आ जाए कि हाँ हम कर सकते हैं, फिर मॉक टेस्ट की तरफ जाइए। दूसरी बात, एक चीज और, क्लियरिटी रखिएगा अपना एग्जाम टारगेट कौन सा कर रहा है। अगर आप मान के चलिए 1 महीने में 3 फ्री है आपके, तो फिर वो ऐसा नहीं, यहीं पे बच्चा फंस जाता है। आपको एक टाइम पे एक एग्जाम उठाना है, उसको क्लियर करना। क्योंकि कई बार दूसरी बात, एक सबसे अच्छी चीज क्या होती है आजकल, मैथ्स और रीजनिंग सब में सेम है, सब में सेम है, चाहे कोई सा भी एग्जाम ले लो। तो सबसे पहले तो ये जो बड़ा पोर्शन है जो आपको सिलेक्शन दिलवाएगा, मैथ्स और रीजनिंग, सबसे पहले इसको अच्छे से फिनिश करिए। और अच्छे से जितने ज्यादा क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर सको, मैं कह रहा हूँ हाथ दर्द कर देना चाहिए आप, ऐसा लगे कि हाथ टूट गया। और जिस दिन आप, यकीन मानिए, आपको ये लगे कि आपका हाथ टूट गया, आपके हाथ में दर्द हो रहा है, आपकी उंगली काम नहीं कर रही, आप अपने जीवन में एक बहुत बड़ी जंग जीत। तो आपको ये बेसिक एक जो थिंकिंग है ये डेवलप कर लेनी चाहिए अपने आप में, कि आपको सबसे पहले बेसिक सिलेबस कंप्लीट करना है। दूसरी बात, रोज का एक रूटीन बनाइए। मैं ये नहीं कहूंगा आपसे आप एक टाइम टेबल बना लीजिए, उसको एज इट इज फॉलो करिए, कि वो टाइम टेबल जब भी बनाए जाते हैं वो हमेशा कभी सक्सेसफुल होते ही नहीं। टाइम टेबल लेकर बनाइए ऐसा कि 8 घंटे का अगर टाइम टेबल बना रहे हो तो उसमें से 6 घंटे कम से कम प्रोडक्टिव रीडिंग होनी चाहिए, प्रोडक्टिव उसमें से आना चाहिए, कुछ ना कुछ गेन होना चाहिए। आप दिन भर में 20 घंटे पढ़ो, लेकिन 20 घंटे में से मान के चलो 2 घंटे भी अगर आप प्रोडक्टिव नहीं हो पा रहे हो तो फिर 20 घंटे पढ़ने का कोई अर्थ नहीं। लेकिन अगर आप 2 घंटे पढ़ रहे हो, 2 घंटे अगर आप प्रोडक्टिव हो पा रहे हो, देन वो आपके हेल्पफुल रहेगा, वो आपके सिलेक्शन को और ज्यादा नजदीक लेता हुआ है। That's it. थैंक यू सर। एक प्रश्न और है, अक्सर जो बच्चों के दिमाग में रहता है कि कितने घंटे पढ़ना चाहिए, तो वो अक्सर एक जो क्वेश्चन है हमेशा अक्सर बच्चों के माइंड में रहता है। तो सर एक बार आप अगर उस पर भी प्रकाश डालना। देखिए सर, पढ़ाई की रिगार्डिंग तो अगर मैं बात करूं तो ये कभी फिक्स नहीं होना चाहिए कि आप कितने घंटे पढ़ रहे हो, कभी फिक्स नहीं होना चाहिए। जहां सर हमने कहा हम टाइम टेबल बना लिया, हमने एक चीजें फिक्स करनी, टाइम फिक्स कर दिया सर, वहीं पे हम बच्चे को बर्बाद कर सकते हैं। हमें हमेशा, या जैसे कुछ पेरेंट्स हैं वो अगर इस वीडियोस को देख रहे हैं, या फिर बच्चे वो अपने आप को देख रहे हैं, तो आपको पढ़ाई का टाइम कभी फिक्स नहीं रखना है, कभी फिक्स नहीं रखना है। आप मैथ सॉल्व करने बैठ रहे हो, मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है सर, कभी कभी हम पढ़ते हैं ना तो पढ़ने में सर और क्वेश्चन हमसे सॉल्व होते हैं, तो सर फिर आप मान के चलो बच्चा 6 घंटे बैठ के मैथ सॉल्व कर लेता है कभी कभी। लेकिन सर बच्चे को मेंटल हेल्थ भी बहुत जरूरी होती है। कभी कभी उसको कोई प्रॉब्लम हो रही है, हम जबरदस्ती करके उसको डांट के बैठा दें, तो सर वो अगर 10 घंटे भी बैठेगा तो 10 घंटे भी पढ़ने का कोई मतलब अर्थ नहीं है और कोई मतलब नहीं है। आप टाइम टेबल फिक्स मत रखिए, लेकिन यूजुअली एक अपनी हैबिट बनाइए कि रोज का मिनिमम अगर आप मान के चलिए आप कोचिंग अटेंड कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, तो उसके अलावा मिनिमम आपकी डेली जो आपकी रीडिंग होनी चाहिए, सब कुछ होना चाहिए, 4 आवर्स तो आपकी होनी ही। दूसरी बात, मेंटल हेल्थ को ध्यान में रखते हुए जिस दिन आपको कभी लगे कि आज पढ़ने का मन नहीं है, इरिटेशन हो रही है, मैं आपको बिल्कुल नहीं बोलूंगा कि आप उस दिन किताब उठाइए, बिल्कुल मत उठाइए। लेकिन जिस दिन आपके पास ऑनेस्टली के साथ आप पढ़ पा रहे हो, आपको अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है, उस दिन आप फिर उस चीज को, उस डेफिसिट को कवर करिए। उस दिन जाकी जगह 4 की जगह 8 घंटे पढ़िए। तो आपको टाइम टेबल नहीं बनाना, लेकिन ऐसा भी नहीं है, जितना ज्यादा मैक्सिमाइज आप मैक्सिमम यूटिलाइज कर सके वो आपको करना है। दूसरी बात, सबसे ज्यादा आप ध्यान रखिए
जब आप पढ़े तब आपके पास ये है, इसको बिल्कुल साइड में रखिए, इसको 1% यूटिलाइज नहीं होती। ये सबसे बड़ा ऑब्स्ट्रक्शन है आपके लिए, अगर आप बुक से पढ़ रहे हैं। दूसरी बात, एक आदत और डालिए, आप अपने कॉम्प्रिहेंशन की आदत डालिए, बुक रीडिंग की आदत डालिए। वीडियोस की जगह जितनी ज्यादा आप बुक रीडिंग करेंगे, बुक से जितनी ज्यादा चीजों को सॉल्व करेंगे, वो हमें कहीं ना कहीं हेल्प करता है सिलेक्शन में। तो ये एक बेसिक है कि आपको टाइम फिक्स कभी नहीं करना, एक हाँ मिनिमम टाइम रख लेना, मैक्सिमम टाइम की कोई लिमिट नहीं होती। तो ये आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि जिस दिन हम मन नहीं कर रहा, आपको ब्रेक लेना है, आप वीक में एक दिन स्किप कर सकते हो, कोई इशू नहीं। आप वीक में एक दिन तो आप डिजर्व करते हो, लेकिन फिर बाकी वो जो 6 दिन है ना, वो संडे को जो आपने वीक लिया है ना, या कोई भी एक दिन वीक लिया आपने, वो फिर पूरा का पूरा कवर होगा। थैंक यू सो मच सर कि आपने हमारे बच्चों को बैंकिंग एग्जाम्स की तैयारी कैसे करें, क्या स्ट्रैटेजी हो सकती है, आपने सिलेबस रिकॉर्ड किया और आपने मेंस स्ट्रैटेजी और मेंटल हेल्थ सारे टॉपिक्स पे आपने बहुत अच्छे से फोकस किया। अब मैं एसीपी अनुरक्ति मैम को आमंत्रित करता हूँ। मैम मेरी आवाज आ रही है राहुल? जी मैम। सबसे पहले तो दोनों सर लोगों को मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। आप लोगों ने अपना महत्वपूर्ण समय हमारे बच्चों के लिए निकाला और मैं सुन रही थी इस सेशन को। आप लोगों ने बहुत ही अच्छे तरीके से जो बच्चों के जनरल डाउट्स हैं और स्पेसिफिक एग्जाम रिलेटेड डाउट्स हैं, आपने सब एड्रेस किया है। तो जो बच्चे हमारे बैंक की तैयारी कर रहे हैं उनको तो निश्चित ही फायदा हुआ है, लेकिन जो नहीं भी कर रहे हैं, आपका इतना पॉजिटिव उद्बोधन आज रहा है, तो उनका रुझान आज विकसित होना चाहिए, ये हमारी अपेक्षा है। एंड थैंक यू सर। एंड सभी जो पार्टिसिपेंट्स हैं और बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि एक बार सर लोगों के लिए प्लीज वर्चुअल क्लैपिंग करें। थैंक यू। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। एंड थैंक यू टू आवर टीम, दिशा की टीम। हमने अभी बहुत मेहनत करके सर ये सेशंस ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। हमारा हर संडे सेशन होता है, हर विषय पे हम कवर करने के प्रयास करते हैं। और जो दिशा के हमारे बच्चे हैं वो अधिकतर सिविल सर्विसेज या कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी वाले बच्चे हैं, तो हम प्रयास करते हैं कि हम उनका जो डिमांड है और उनके हर प्रकार के जो डाउट्स हैं वो हम यहाँ से आपके माध्यम से और जो दूसरे एक्सपर्ट्स हैं उनके माध्यम से क्लियर करें।